हिंदी 341 प्रतिभाओं का जमावड़ा। स्क्रीन पर जैसे ही झांग जून और सू शियाओ ने प्रतिभागियों के प्रवेश की घोषणा की, पूरे स्थल पर उत्साहपूर्ण संगीत बजने लगा। प्रतिभागियों के मार्ग से लोगों की एक पंक्ति बाहर निकली। झांग जून ने अपने हाथ में रखे दस्तावेजों को पलटा और कहा, सबसे पहले हमारे पास पिछले साल का चैंपियन द फर्स्ट यूनिवर्सिटी है। सबसे बेहतरीन युवा मार्शल योद्धा सभी फर्स्ट यूनिवर्सिटी में हैं। हर साल एक या दो आश्चर्यजनक प्रतिभाएं हमेशा सामने आती हैं। इस बार एक बार फिर वे चैंपियनशिप खिताब के लिए मजबूत दावेदार हैं। प्रथम विश्वविद्यालय के नेता प्रसिद्ध जी जिमिंग हैं। जी शियमिंग राजधानी जिया में 05 बैच के शीर्ष मार्शल आर्ट विद्वान हैं। उन्हें विशेष रूप से एक स्टार सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा के रूप में द फर्स्ट यूनिवर्सिटी में भर्ती कराया गया था। पिछले 4 वर्षों में फर्स्ट यूनिवर्सिटी ने उन्हें तैयार करने के लिए बहुत प्रयास किए और जी शियमिंग ने उन्हें निराश नहीं किया। उन्होंने अतुलनीय प्रतिभा का प्रदर्शन किया और हमेशा सूची में शीर्ष पर रहे। वो द फर्स्ट यूनिवर्सिटी के अग्रणी व्यक्ति हैं। सू शियाओ ने बातचीत को आगे बढ़ाया और कहा, जी शियामिंग वाकई एक दुर्लभ प्रतिभा है। मुझे यकीन है कि वह इस राष्ट्रीय नंबर 1 मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करेगा। सभी लोग कृपया मंच पर प्रवेश करने वाली टीम को देखें। पहला छात्र जी शियामिंग है। वह काफी सुंदर युवक भी है। NOWELLBEIN.CO। जैसे ही कमेंटेटर ने प्रतिभागियों का परिचय कराया, दर्शकों ने प्रतिभागियों के मार्ग से ड्रैगन डेन में जाने वाले युवाओं की एक पंक्ति देखी। सबसे आगे वाला व्यक्ति एक लंबा युवक था जिसके पीठ के पीछे तलवार थी। उसकी भौहें सीधी और ऊपर की ओर झुकी हुई थीं और उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं। उसका आभामंडल असाधारण था, उसका रूप सुंदर और करिश्माई था। इतना सुंदर, कई महिलाएं उसे देखकर अनजाने में ही चीख पड़ीं। वे एक पल में मंत्रमुग्ध हो गईं। जी शियमिंग। कुछ महिलाएं जो उसे जानती थीं, हाथ हिलाती रहीं और उसका नाम पुकारती रहीं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई मूर्ति या सेलिब्रिटी देखी हो। ऐसा लगता है कि जी शियमिंग बहुत लोकप्रिय हैं। प्रतियोगिता अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन पहले से ही बहुत सारी महिलाएं उनका उत्साहवर्धन कर रही हैं। बहुत से लोगों को ये सम्मान नहीं मिल पाता, सू शियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे थोड़ी जलन हो रही है। झांग जून हंसा। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह ताजा मांस की तरह है जबकि तुम पुराने बेकन का टुकड़ा हो। तुम तुलना कैसे कर सकते हो? सू शियाओ ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। मैं नहीं लड़ सकता, मैं नहीं लड़ सकता। अगर मैं 10 साल छोटा भी होता तो भी मैं उससे नहीं लड़ सकता। झांग जून ने गुस्से से अपने हाथ हिलाए। दोनों कमेंटेटरों ने अपनी सहज और हल्की फुल्की बातचीत से माहौल को जीवंत बना दिया। दर्शक भी हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। ये दोनों टिप्पणीकार काफी दिलचस्प हैं, तियान ज़ियाओ ने अपनी रूममेट से कहा। बेशक, वे सीसीटीवी कमेंटेटर हैं, पेशेवर जोड़ी, जू वॉन्टोग ने कहा। जी शियाओमिंग बहुत सुंदर है, छोटे भाई वान टेन से बस थोड़ा कम। हालांकि उसकी आभा शानदार है। यह उसके समग्र रूप में अंक जोड़ता है। तियान शियाओ मुस्कुराया। लिन चुहान और जू वॉन्टोग ने बेकाबू होकर अपनी आंखें घुमाईं। वो फिर से प्यार में डूब गई थी। वरिष्ठ जी शियमिंग बहुत लोकप्रिय हैं। लगभग सभी विश्वविद्यालय के छात्र उन्हें जानते हैं। वे कई महिलाओं के आदर्श हैं, जू वॉन्टोग ने कहा। क्या वह बहुत शक्तिशाली है? लिन चुहान ने पूछा। बहुत। टिप्पणीकारों ने जब कहा कि वह एक अग्रणी व्यक्ति है तो वे अतिशयोक्ति नहीं कर रहे थे, जू वॉन्टोग ने उत्तर दिया। जब वे तीनों बातचीत कर रहे थे, जी जिमिंग पहले ही प्रथम विश्वविद्यालय के अन्य छात्रों को केंद्रीय मंच के सबसे निकट वाले क्षेत्र में ले जा चुके थे। विश्वविद्यालयों की स्थिति पिछले साल की रैंकिंग के आधार पर तय की गई। पहला स्थान पहले क्षेत्र पर होगा और इसी तरह आगे भी। इसके बाद हमारे पास कैपिटल मिलिट्री अकादमी की टीम है। कैपिटल मिलिट्री अकादमी हमारे देश की पहली सैन्य अकादमी है। ये हर साल हमारे देश के लिए कई सैन्य प्रतिभाओं को तैयार करती है। वे जिन मार्शल योद्धाओं को तैयार करते हैं, वे हमेशा अग्रिम पंक्ति में लड़ते हैं, युद्ध के मैदान में देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं। वे निडर हैं और हमारे सम्मान के पात्र हैं। कैपिटल मिलिट्री अकादमी के नेता लुओ चेंग हैं। लुओ चेंग 05 बैच के शीर्ष मार्शल आर्ट विद्वान हैं। वह एक साधारण पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखते हैं और सेना में शामिल होने की इच्छा रखते हैं। उन्होंने एक चरम मार्शल शिष्य के रूप में कैपिटल मिलिट्री अकादमी में प्रवेश लिया। पिछले 4 वर्षों में उनकी क्षमता में जबरदस्त वृद्धि हुई है और उन्होंने युद्ध के मैदान में कई दुश्मनों को मार गिराया है। एड्स बाय पब फ्यूचर।
टिप्पणीकार के परिचय ने सभी का ध्यान कैपिटल मिलिट्री अकादमी के नेता की ओर आकर्षित कर दिया। सैन्य वर्दी में एक युवक दूसरे क्षेत्र में आया। उसके बाल कटे हुए थे और उसके चेहरे के भाव अलग अलग थे। वह सबकी निगाहों के सामने भी शांत रहे, जिससे लोगों के बीच उनकी छवि सख्त और परिपक्व बन गई। दर्शक ये कहने से खुद को नहीं रोक पाए कि यह युवक कितना प्रभावशाली था। कैपिटल मिलिट्री अकादमी द्वारा तैयार की गई प्रतिभा से ऐसी उम्मीद की जा सकती थी। ये काफी दिलचस्प है। पिछले साल दूसरे और तीसरे स्थान के लिए मुकाबला बेहद कड़ा था और दोनों ही प्रतियोगी सैन्य अकादमियों से आए थे। लेकिन अंत में कैपिटल मिलिट्री अकादमी ने मामूली अंतर से जीत हासिल की और दूसरा स्थान हासिल किया। तीसरे स्थान पर सैन्य अकादमी दक्षिण से आती है। वे देश के शीर्ष 5 विश्वविद्यालयों में से एक है, हुआंगहाई मिलिट्री अकादमी। अब आइए हुआंगहाई मिलिट्री अकादमी के छात्रों का स्वागत करें जो डोंगहाई से आए हैं। झांग जून की आवाज पूरे आयोजन स्थल पर गूंज उठी। दर्शकों की जय जयकार के बीच छात्रों की एक पंक्ति गलियारे से बाहर निकली। वे भी सैन्य वर्दी पहने हुए थे, लेकिन उनका डिजाइन कैपिटल मिलिट्री अकादमी की वर्दी से अलग था। इससे छात्र लंबे दिखाई दे रहे थे। चलते समय वे सैन्य छात्रों की उपस्थिति का एहसास करा रहे थे। जू वॉन्टोग ने मुड़कर लिन चौहान की ओर देखा और मुस्कुराए। वांग टेंग यहाँ है। हाँ, लिन चौहान ने सिर हिलाया। उसने बाहर आए छात्रों के समूह की ओर देखा और एक जानी पहचानी शख्सियत को देखा। छोटा भाई वांग टेंग जब सैन्य वर्दी पहनता है तो बहुत सुंदर लगता है। तियान शियाओ ने अपना दिल थाम लिया। वह मोहित हो गई। जैसा कि उम्मीद थी, छोटा भाई वांग टेंग ज्यादा सुंदर है। जू वॉन्टोग अवाक रह गई। यह महिला निराशाजनक थी। लिन चौहान ने अपने रूममेट्स की बकबक बिल्कुल नहीं सुनी। इसके बजाय उसकी नजर उस परिचित व्यक्ति पर टिकी हुई थी। ये पहली बार था जब उसने उसे सैन्य वर्दी में देखा था। ये लड़का वाकई बहुत सुंदर दिखता है जब वह इस तरह के कपड़े पहनता है, उसने मन ही मन सोचा। हुआंगहाई मिलिट्री अकादमी के नेता हान झू हैं। हान झू 05 बैच में शीर्ष मार्शल आर्ट विद्वान हैं। उन्होंने एक चरम मार्शल शिष्य के रूप में विश्वविद्यालय में प्रवेश किया और उनमें बहुत संभावनाएं हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह प्रतियोगिता के दौरान हमें आश्चर्यचकित करेंगे। झांग जून ने कहा, मैं लुओ चेंग के साथ उनके मैच की उम्मीद कर रहा हूँ। सु शियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मुझे उम्मीद है कि वे एक दूसरे से मिलेंगे। ये दो समान रूप से प्रतिस्पर्धा करने वाले प्रतिभागियों के बीच एक भयंकर मुकाबला होगा, झांग जून ने जवाब दिया। अखाड़े में लुओ चेंग ने अपना सिर नीचे किया और हान झू को देखा। जब उनकी निगाहें हवा में मिली तो ऐसा लगा कि चिंगारियां उड़ रही हैं। उनकी आंखें समान रूप से तेज और गर्वित थीं। हान झू ने भी क्रू कट पहना था। उसकी विशेषताएं परिपक्व थीं और दोनों विरोधियों की आभा समान दिखाई दे रही थी। लेकिन तुलना करने पर लुओ चेंग थोड़ा तेजतर्रार लग रहा था, जबकि हान झू एक स्टील के टुकड़े की तरह था जिसे कई बार गढ़ा गया था, संयमित और कुन। दर्शक खुद को उन दोनों की तुलना करने से रोक नहीं पाए। उन्होंने खुशी खुशी अपनी अपनी क्षमताओं पर चर्चा की और अपने मुकाबलों का अनुमान लगाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। ओह हाँ, हुआंगहाई मिलिट्री अकादमी से एक और व्यक्ति है जिसने इस वर्ष बहुत ध्यान आकर्षित किया है। झांग जून को अचानक कुछ याद आया। आप निश्चित रूप से इस वर्ष डोंगहाई में मार्शल आर्ट परीक्षा के शीर्ष विद्वान वांग टेंग का उल्लेख कर रहे हैं। सु शियाओ ने वहीं से बात शुरू की जहां से उसने छोड़ा था। आप सही कह रहे हैं। कुछ लोगों को शायद पता न हो, लेकिन वांग टेंग जब विश्वविद्यालय में दाखिल हुए थे तब वे पहले से ही एक स्टार सैनिक स्तर के वैवाहिक योद्धा थे, बिल्कुल जी शियमिंग की तरह। मैंने सुना है कि फर्स्ट यूनिवर्सिटी ने उन्हें दाखिला दिलाने के लिए डोंगहाई में किसी को भेजा था, लेकिन उन्होंने अपने गृहनगर में ही रहना चुना। अंत में वे हुआंगहाई मिलिट्री अकादमी चले गए, झांग जून ने अपने हाथ में रखे दस्तावेजों को पलटते हुए समझाया। दर्शकों की उत्सुकता जगी। केवल मार्शल योद्धाओं के समूह को ही पता था कि हुआंगहाई मिलिट्री अकादमी ने इस प्रतियोगिता के लिए एक नए खिलाड़ी को भेजा है। आम लोगों को इस निर्णय का महत्व समझ में नहीं आया। उन्हें केवल जी शियमिंग, लुओ चेंग और हान झू जैसे कुछ प्रसिद्ध और युवा मार्शल योद्धाओं के नाम ही पता थे। जो लोग इस मामले को पहले से जानते थे वे गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने वांग टेंग की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा, जो हुआंगहाई सैन्य अकादमी के छात्रों के बीच खड़ा था। कई महत्वपूर्ण हस्तियां वांग टेंग का दिलचस्पी से पीछा कर रही थीं। आखिरकार कई सालों में ये पहली बार था जब किसी विश्वविद्यालय ने प्रतियोगिता में किसी नए छात्र को भेजने का फैसला किया था। इससे वे उत्सुक हो गए।
दुर्भाग्य से जब उन्होंने वांग टेन की ओर देखा तो वे उसके हाव भाव से कुछ भी नहीं समझ पाए। वांग टेन की योग्यता धुंध से ढकी हुई लग रही थी। वे नहीं बता पाए कि उसकी असली योग्यता क्या थी। क्या उसने अपनी साधना को छिपाने के लिए कोई विशेष विधि अपनाई थी? बहुत से लोगों ने भौहें सिकुड़ी, उनमें उनकी दिलचस्पी बढ़ती गई। जी जिमिंग ने अपना सिर नीचे किया और वांग टेन की ओर देखा जब उसने सुना कि वांग टेन ने भी एक स्टार सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा के रूप में विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था और यहां तक कि उसने प्रथम विश्वविद्यालय से प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया था। वांग टेन को उम्मीद नहीं थी कि कमेंटेटर उसका नाम पुकारेंगे। चारों तरफ से उसकी ओर देखने वाली असंख्य निगाहें देखकर वह थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। जब आप बहुत प्रभावशाली होंगे तो आप जहां भी जाएंगे सुर्खियों में रहेंगे। कभी कभी मैं बहुत असहाय महसूस करता हूँ। अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसकी ओर गहरी निगाहें गड़ाए हुए है। उसने अनायास ही ऊपर देखा और जी जिमिंग की आंखों से नजरें मिलाईं। यह आदमी थोड़ा सुंदर है, हालांकि मैं अभी भी उससे बेहतर दिखता हूँ। हैरानी की बात यह है कि वांग टेन ने जी शियुमिन की शक्ल देखकर तियान शियाओ की तरह ही निष्कर्ष निकाला। अगर उसे पता होता कि तियान शियाओ की सोच भी वैसी ही है तो वह तुरंत उसे अपना विश्वासपात्र बना लेता। वांग टेन ने जी शियामिन की ओर देखा। उनकी निगाहें गंभीर थीं और भाव उदासीन थे। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा लीं। दिलचस्प। दर्शकों के बीच जू वोंटोग ने कहा, वांग टेन का विशेष रूप से टिप्पणीकारों द्वारा उल्लेख किया गया था। इस बार उन्हें और भी अधिक ध्यान मिलेगा। क्या कोई उनके साथ चाल चलने की कोशिश करेगा? लिन चौहान ने चिंतित होकर पूछा। तुम उलझन में पड़ रहे हो। यह एक भव्य आयोजन है और कई महत्वपूर्ण लोग इस पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। यहाँ कौन चाल चलने की हिम्मत करेगा? तुम बस बहुत चिंतित हो। हालांकि प्रतियोगिता शुरू होने के बाद लोग उसकी क्षमता का परीक्षण करना चाहेंगे, जू वोंटोग ने जवाब दिया। छोटा भाई वांग टेन अब कितना मजबूत है? तियान जियाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। लिन चौहान ने कहा, मुझे यकीन नहीं है। मुझे उम्मीद है कि वह अच्छी रैंकिंग हासिल कर सकेगा। जू वोंटोग ने अपना सिर हिलाया। वह वांग टेन के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचती थी। आखिरकार ये प्रतिभाओं का एक बड़ा जमावड़ा था। वह सिर्फ एक नया छात्र था, इसलिए उनकी क्षमताओं में बहुत अंतर था। परिणाम अच्छा नहीं हो सकता था। दर्शकों के स्टैंड के दूसरी तरफ ली जिमेई ने वांग शेंगवुओ को खींचा और उत्साह से कहा, हमारा बेटा, वह हमारा बेटा है। उसे गर्व महसूस हुआ। पहली बार संप्रदायों के बारे में सुनना। वांग टेन ने कभी नहीं सोचा होगा कि उसके माता पिता भी राजधानी जिया में हैं। वे व्यक्तिगत रूप से उसके मैच देखने आए थे। उसे चिंता थी कि अखाड़े में मौतें और चोटें हो सकती हैं, इसलिए उसने उन्हें सूचित नहीं किया। वह नहीं चाहता था कि वे चिंता करें। हालांकि उसने माता पिता द्वारा अपने बच्चों को दिए जाने वाले ध्यान को कम करके आंका था। उन्हें ऐसे महत्वपूर्ण मामले के बारे में कैसे पता नहीं चल सकता था। यदि वांग टेन भाग नहीं लेते तो भी उन्हें कोई परवाह नहीं होती, लेकिन चूंकि वे उम्मीदवार थे इसलिए उन्हें आकर उन्हें कार्य करते हुए अवश्य देखना चाहिए। ली जिमेई और वांग शेंगवुओ मार्शल योद्धाओं की दुनिया को ज्यादा नहीं समझते थे। वे सिर्फ इतना जानते थे कि मार्शल योद्धा बनने से उनके पूर्वजों को गौरव मिल सकता है। राष्ट्रीय नंबर 1 मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता एक भव्य आयोजन था। सरकार ने इसे व्यक्तिगत रूप से आयोजित किया था और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध था। उन्हें इस आयोजन का हिस्सा बनने पर बेहद गर्व महसूस हुआ। उनका बेटा बहुत होनहार था। दादाजी वांग भी आना चाहते थे, लेकिन उनकी उम्र बढ़ती जा रही थी। सभी ने उन्हें घर पर ही बैठने के लिए मना लिया। अंत में उन्होंने वहीं रहने और लाइव प्रसारण देखने का फैसला किया। वांग टेन की उपस्थिति ने बहुत हंगामा मचा दिया। बहुत से लोग उसके बारे में बात कर रहे थे। कोई नहीं जानता था कि वह कितना ताकतवर है और हुआंगहाई मिलिट्री अकादमी ने इस नए खिलाड़ी को प्रतियोगिता के लिए क्यों भेजा। शायद वह इतना कमजोर भी नहीं था और इसका मुख्य कारण उसे भविष्य की तैयारियों के लिए मार्शल आर्ट प्रतियोगिता का अनुभव देना था। कुछ लाइव स्ट्रीम चैनल भी प्रतियोगिता का प्रसारण कर रहे थे। यहाँ तक कि कुछ लोग सट्टेबाजी के लिए स्टैंड भी लगा रहे थे, जो वांग टेन की क्षमता और उनकी रैंकिंग पर दांव लगा रहे थे। तुरंत ही बहुत से लोगों ने अपनी अपनी शर्तें लगा दी। जनता की राय अलग अलग थी और यह विषय लंबे समय तक चर्चा में रहा। वांग टेन ने कभी नहीं सोचा होगा कि उसकी उपस्थिति इतनी बड़ी प्रतिक्रिया पैदा कर सकती है। हर कोई उसके बारे में बहस कर रहा था। ठीक है, वांग टेन बहुत सुंदर है, हम जानते हैं, लेकिन क्या हर कोई उसे घूरना बंद कर सकता है?
चलो दूसरे छात्रों को भी कुछ समय देते हैं। हुआंग हाई मिलिट्री अकादमी के बाद हमारे पास झांग जून ने एक बार फिर अपना मुंह खोला और अपनी टिप्पणी जारी रखी। सभी प्रसिद्ध विश्वविद्यालय एक एक करके दर्शकों के सामने आए। फिर अन्य गुटों ने अपना प्रवेश किया। ये सामान्य लोगों के लिए एक आंख खोलने वाला अनुभव था। ये तब था जब उन्हें पता चला कि देश में इतने सारे मार्शल योद्धा संगठन हैं। बेशक उनमें से कुछ को पहले से ही पता था, क्योंकि यह मार्शल आर्ट प्रतियोगिता कई बार आयोजित की जा चुकी थी, इसलिए वे आश्चर्यचकित नहीं हुए। प्रत्येक गुट के प्रवेश के बाद कमेंटेटर दर्शकों से उनका संक्षिप्त परिचय कराता था। लीटिंग मार्शल हाउस देश की शीर्ष 3 मार्शल आर्ट अकादमियों में से एक है। इस बार हमारे पास उनके नेता के रूप में रेन किंग कॉन्ग है। मुझे यकीन है कि आप सभी इस युवा मार्शल योद्धा से परिचित हैं। वह लीटिंग मार्शल हाउस के अध्यक्ष का प्रत्यक्ष शिष्य है और बेहद प्रतिभाशाली है। मैंने सुना है कि वह इस मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के लिए चैंपियनशिप का खिताब जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित है। अचानक एक नाम ने वांग टेन का ध्यान आकर्षित किया। रेन क्विन कॉन्ग। क्या वह रेन क्विन कॉन्ग था? वांग टेन को अचानक एक ख्याल आया जब उसने आगे चल रहे व्यक्ति को देखा। ये लगभग 20 साल का एक युवक था। उसके लंबे बाल थे और उसके चेहरे के भाव तीखे थे। वह असाधारण रूप से सुंदर और अभिमानी था और उसका आभामंडल दूर और ठंडा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। यह आदमी दिखावा करने वाला लगता है। वांग टेंग ने मुंह बनाया और अपने दिल में शिकायत की। रेन किंग कॉन्ग ने अपना सिर उठाया जैसे उसने वांग टेंग की निगाह को भांप लिया हो। वांग टेंग ने उसे देखकर मुस्कुराया और अपने मोती जैसे सफेद दांत दिखाए। रेन किंग कॉन्ग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसे कुछ याद आया और उसने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। उसने अभी अभी कमेंटेटर का परिचय सुना था। ये हुआंग हाई मिलिट्री अकादमी का वांग टेंग था। नाम सुनकर उसे याद नहीं आया कि वह कौन था, लेकिन जब उसने उसका चेहरा देखा तो उसके दिमाग में यादें कौंध गईं। यह शायद वही युवक था जिसके बारे में उसके दादा ने उसे बताया था। वांग टेंग से नजरें हटाने से पहले उसकी आंखों में एक चमक सी चमकी। वह अभी नया नया छात्र था। चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, वह कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसे वह प्रतियोगिता के दौरान हरा नहीं सकता था। क्या वह मुझे नीची नजर से देख रहा है? वांग टेंग ने जब उसकी प्रतिक्रिया देखी तो वह मुस्कुराया। अतीत में उसने सुना था कि रेन किंग कॉन्ग एक 6 सितारा सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा था। उसे आश्चर्य हुआ कि वह अब किस मुकाम पर है। मुझे आशा है कि वह मुझे निराश नहीं करेगा। झांग जून ने अपनी टिप्पणी जारी रखी। कियान युवान संप्रदाय हमारे देश में सबसे बड़ा संप्रदाय है, किसी से कम नहीं। इसका इतिहास बहुत पुराना है। जब से फोर्स ने पृथ्वी पर आक्रमण किया है, तब से उनकी विरासत एक नई चमक के साथ चमकने लगी है। हाल ही में कियान युवान संप्रदाय ने अपनी मजबूत विरासत के कारण कई प्रतिभाशाली शिष्यों को स्वीकार किया है। इस वर्ष की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के प्रतिभागियों में हमारे पास एक बेहद प्रतिभाशाली युवा मार्शल योद्धा है। वह कियान युवान संप्रदाय के युवा गुरु झाओ युवानवु हैं। झांग जून का परिचय सुनकर वांग टेंग दंग रह गए। संप्रदाय। क्या इस दुनिया में संप्रदाय हैं? संप्रदायों के बारे में ऑनलाइन बहुत कम जानकारी उपलब्ध थी। अगर कुछ मिल भी जाता तो ज्यादातर लोग सोचते कि यह अफवाह है और इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आखिरकार आधुनिक समाज में संप्रदाय थोड़ा प्राचीन लगते हैं। भले ही मार्शल योद्धा थे, लेकिन वे नए युग के मार्शल योद्धा थे। वे या तो मार्शल आर्ट की परीक्षा देते थे या मार्शल आर्ट अकादमी में शामिल होते थे। संप्रदाय दुर्लभ थे। हालांकि कुछ लोगों को अंदरूनी जानकारी थी और वे एक पल के लिए अचंभित हो गए और बोले, वे संप्रदाय अब जनता के सामने आ रहे हैं। पहले के बाद कुछ और संप्रदाय सामने आए। इन गुटों ने पहले कभी मार्शल आर्ट प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लिया था, इसलिए वे सबसे आखिर में सामने आए। समय तेजी से बीत गया। बाकी प्रतियोगिता की तुलना में उद्घाटन समारोह उबाऊ था, लेकिन दर्शकों ने इसका आनंद लिया। वे युवा मार्शल योद्धाओं के बारे में उत्सुक थे, सिर से लेकर पैर तक उत्साह से टिप्पणी कर रहे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कई महत्वपूर्ण हस्तियां दूसरी मंजिल पर दर्शक सीटों पर बैठी थीं। इस समय किसी ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बैच में कई शीर्ष स्तरीय प्रतिभाएं हैं। यह एक गर्मागर्म प्रतियोगिता होगी। हालांकि प्रतिभाएं बहुत हैं, लेकिन मेरे शिष्य रेन किंग कॉन्ग को भीड़ को दबाना तय है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह चैंपियन बनेगा। एक बलिष्ठ व्यक्ति ने अहंकार से हंसते हुए कहा। यह व्यक्ति लीटिंग मार्शल हाउस का अध्यक्ष लेई झेनटिंग था।
प्रेसिडेंट ले, अभी निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। एक बेफिक्र अधेड़ उम्र का आदमी हंसा। ये जिक्सन, मेरी चिंता मत करो। इस साल आपके जिक्सन मार्शल हाउस में आपके रैंक में कोई भी प्रस्तुत करने योग्य प्रतिभाशाली मार्शल योद्धा नहीं है, ले झेंटिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। ये लापरवाह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जिक्सन मार्शल हाउस का प्रसिद्ध अध्यक्ष था। अगर वांग टेंग ने उसका रूप देखा तो वह अचंभित रह गया। क्या तुम्हें यकीन है? ये जिक्सन ने उदासीनता से उत्तर दिया। मैंने सुना है कि वांग टेंग आपके जिक्सन मार्शल हाउस से है ना? बगल में बैठा कोई व्यक्ति उनकी बातचीत में कूद पड़ा। वास्तव में वह मेरे जिक्सन मार्शल हाउस से है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हुआंग हाई उसे मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लेने देगा, ये जिक्सन ने अजीब नजर से कहा। बूढ़े वो, तुमने उस पर ध्यान क्यों देना शुरू कर दिया? वांग टेंग के पास कुछ साल बाद प्रतियोगिता जीतने का मौका होगा। इस साल वह बस मौज मस्ती में शामिल हो रहा है, ले झेंटिंग ने बेपरवाही से कहा। बेलियन मार्शल हाउस के अध्यक्ष वू लियान ने कहा, मैंने सुना है कि जिक्सन मार्शल हाउस ने उन्हें एसएसएस ग्रेड का प्रस्ताव दिया है। मुझे अब याद आ गया है, मेरे माताहतों ने मुझसे इस मामले का जिक्र किया था। ये जिक्सन, क्या ये बंदा वाकई इस कीमत के लायक है? ले झेंटिंग ने हैरानी से पूछा। बाद में तुम्हें पता चल जाएगा कि यह इसके लायक है या नहीं, ये जिक्सन ने कहा। तुम इतने रहस्यमयी क्यों बन रहे हो? तुम इतने टालमटोल कर रहे हो, ले झेंटिंग ने तिरस्कार के साथ कहा। हा, वो लियान ये सुनकर जोर से हंस पड़ा। आप सब किस खुशी की बात कर रहे हैं? तभी एक साधारण सा दिखने वाला दुबला पतला आदमी वहां आया। मिस्टर मा। तीनों अध्यक्षों ने मुड़कर अलीबाबा के सीईओ मा को देखा और मुस्कुराकर उनका अभिवादन किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उनकी मार्शल आर्ट अकादमियों का अलीबाबा के साथ दीर्घकालिक सहयोग था, इसलिए वे उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते थे। हम इस वर्ष के प्रतिभागियों के बारे में बात कर रहे हैं, वू लियान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। श्री मा, आप अपनी कंपनी में लाने के लिए लोगों की तलाश कर रहे होंगे। बेशक, मार्शल योद्धा रणनीतिक संसाधन है। व्यवसायों को भी उनकी मदद की जरूरत है, श्री मा ने कहा। मिस्टर मा, क्या किसी विशेष व्यक्ति ने आपका ध्यान आकर्षित किया है? ले झेंटिंग ने पूछा। मैं सैन्य अकादमियों के छात्रों को छू नहीं सकता, लेकिन मुझे लगता है कि आपका शिष्य रेन किंग कॉन्ग बुरा नहीं है, श्री मा ने मुस्कुराते हुए कहा। हा, आपकी पसंद अच्छी है। हम प्रतियोगिता के बाद बातचीत कर सकते हैं, ले झेंटिंग ने हंसते हुए जवाब दिया। स्क्रीन पर झांग जून ने धीरे से अपना मुंह खोला। सभी प्रतियोगी कार्यक्रम स्थल पर आ चुके हैं। मुझे यकीन है कि अब सभी को उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो गई होगी। अगर आप उन्हें बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं तो आपको प्रतियोगिता शुरू होने का इंतजार करना होगा। मैं ये कहने का साहस करता हूं कि कई वर्षों बाद इन प्रतिभागियों में से कई श्रेष्ठ व्यक्ति उभरकर सामने आएंगे। उनमें से कुछ तो सामान्य स्तर के मार्शल योद्धा भी बन सकते हैं। भीड़ में शोर मच गया। सामान्य स्तर के मार्शल योद्धा। कई आम लोगों के लिए सामान्य स्तर के मार्शल योद्धा एक अदम्य उपस्थिति थे, ठीक वैसे ही जैसे मार्शल आर्ट अकादमियों के 3 अध्यक्ष और सेना के जनरल। वे सभी बड़े लोग थे। इसलिए जब टिप्पणीकार ने कहा कि कुछ युवा मार्शल योद्धा भविष्य में बहुत शक्तिशाली बनेंगे, तो वे अचंभित रह गए। बेशक, उनमें से कई लोगों को यह उचित लगा। आखिरकार ये युवा मार्शल योद्धा सभी प्रतिभाशाली थे। विकसित होने के लिए पर्याप्त समय दिया गया, उनमें से कई सामान्य मंच तक पहुंच सकते थे। यह उद्घाटन समारोह का अंत है। अब हम अपना झंडा फहराएंगे और अपना राष्ट्रगान बजाएंगे। कृपया कार्यक्रम स्थल को व्यवस्थित तरीके से छोड़ें। कमेंटेटर के बोलने के बाद राष्ट्रगान बज उठा। सभी ने बीच की ओर देखा जहां झंडा लगातार ऊपर उठ रहा था। सब लोग चले गए। उद्घाटन समारोह को विभिन्न मीडिया के माध्यम से पूरे देश में दिखाया गया। इसे अन्य देशों में भी प्रसारित किया गया। इंटरनेट पर हंगामा मच गया था। कई लोग राष्ट्रीय नंबर 1 मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के बारे में बात कर रहे थे। विभिन्न विश्वविद्यालयों और गुटों के प्रतिभागियों पर टिप्पणी कर रहे थे। अधिकाधिक लोगों ने इस घटना पर ध्यान दिया और यह इंटरनेट पर भी तेजी से लोकप्रिय हुआ। अगले दिन NOWELLBEIN.CO सुबह के समय ड्रैगन्स डैन में दर्शक दीर्घ लोगों से खचाखच भरी हुई थी और चर्चाएं एक पल के लिए भी नहीं रुकी। ठीक 8 बजे स्क्रीन पर मुकाबलों के लिए नामों की सूची प्रदर्शित की गई। जोन नंबर और एरिना नंबर भी प्रदर्शित किए गए। वांग टेंग ने अपना नाम खोजा। उसका प्रतिद्वंद्वी जिनलिन यूनिवर्सिटी का चौथे साल का छात्र था।
नाम देखकर लगा कि यह कोई मशहूर प्रतिभा नहीं थी। एरिना 66। वांग टेंग ने अपना एरिना नंबर देखकर मुस्कुराया। ये नंबर अच्छा था। उसने एरिना ढूंढा और उस पर कदम रखा। न्यायाधीश पहले से ही अपनी स्थिति में थे। उसका प्रतिद्वंद्वी भी आ चुका था। तुम्हारे पास तैयारी के लिए कुछ समय होगा। जब मैं शुरू करूं चिल्लाऊंगा तो तुम प्रतियोगिता शुरू कर सकते हो। जब कोई हार मान लेता है या लड़ने की अपनी क्षमता खो देता है तो द्वंद्व समाप्त हो जाएगा। जज एक मार्शल योद्धा था और वह कमजोर नहीं था। अगर जरूरत होती तो वह प्रतिभागियों को रोकने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा सकता था। वांग टेंग ने सिर हिलाकर दिखाया कि वह समझ गया है। कुछ समय बाद जज ने सीटी बजाई और चिल्लाया, शुरू करो। 1 चीनी में 6 का मतलब अद्भुत हो सकता है। ईंट का पुनः प्रकट होना। पैसे वाला शेर। बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय नंबर 1 मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता जोरों पर थी। विभिन्न मीडिया और लाइव प्रसारण चैनल सभी प्रतियोगिताओं का सीधा प्रसारण कर रहे थे। हर कोई अलग अलग चीजें देखना चाहता था। कुछ लोग चैंपियन के लिए सबसे पसंदीदा खिलाड़ी जी जिमिंग और रेन किंगकॉन्ग को देखना चाहते थे। दूसरों का ध्यान लुओ चेंग, हान झू और अन्य सैन्य छात्रों पर था। कई लोगों के लिए सेना में शामिल होना उनका सपना था। इन सैन्य छात्रों में से कुछ जनरल भी निकल सकते थे। कोई नहीं जानता था कि उनका भविष्य क्या होगा। यदि ऐसा हुआ तो वे ये दावा कर सकेंगे कि उन्होंने स्वयं एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के उत्थान को देखा है। कुछ लोग संप्रदायों के प्रतिभागियों पर नजर रखते थे। ये पहली बार था जब आम लोगों ने संप्रदायों के बारे में सुना था, इसलिए वे उनके बारे में बहुत उत्सुक थे। वे जानना चाहते थे कि वे कितने शक्तिशाली हैं। जी जिमिंग और रेन किंगकॉन्ग चैंपियनशिप के लिए पसंदीदा थे, लेकिन परिणाम आने से पहले कुछ भी हो सकता था। हो सकता है कि कोई काला घोड़ा अप्रत्याशित रूप से नंबर 1 का खिताब जीत ले। और यह काला घोड़ा विभिन्न संप्रदायों से आ सकता है। आखिरकार यह इस प्रतियोगिता में संप्रदायों का पहला मौका था। अगर वे रातों रात अपना नाम बनाना चाहते थे तो उन्हें कुछ वास्तविक शक्ति दिखाने की जरूरत थी। उदाहरण के लिए उन्हें एक प्रतिभाशाली शिष्य की आवश्यकता थी जो प्रतियोगिता में अच्छी रैंकिंग प्राप्त कर सके। इस तरह संप्रदाय को काफी प्रसिद्धि मिल सकती थी। कई लोग वांग टेंग, अन्य प्रतिभागियों तथा महत्वपूर्ण व्यक्तियों को देखने गए। वांग टेंग का प्रतिद्वंदी जिनलिन विश्वविद्यालय का 4th वर्ष का छात्र फेई निंग था। जिनलिन यूनिवर्सिटी में मार्शल आर्ट विभाग के अध्यक्ष दर्शकों के स्टैंड की दूसरी मंजिल पर बैठे थे। उन्होंने पेंग युवानशान को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बूढ़े पेंग, आपका छोटा सा साथी हमारे फेई निंग से लड़ने जा रहा है। मुझे डर है कि उसके जीतने की संभावना बहुत कम है। मुझे ऐसा नहीं लगता। पेंग युवानशान शांत रहा और उसने अखाड़े को देखा। फेई निंग हमारे शीर्ष 7 छात्र हैं। मुझे उनकी योग्यता के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है, है ना? क्या आपको लगता है कि वांग टेंग के पास मौका होगा? हो सकता है कि अगर वह किसी सामान्य मार्शल आर्ट छात्र से मिले होते तो उन्हें मौका मिल जाता, लेकिन आपको हमारे छात्रों की योग्यताओं के बारे में पता होना चाहिए। भले ही फेई निंग सिर्फ नंबर 7 ही क्यों न हो, लेकिन उनमें दूसरे विश्वविद्यालयों के शीर्ष छात्रों को दबाने की क्षमता है, जिनलिन यूनिवर्सिटी के मार्शल आर्ट विभाग के अध्यक्ष ने सख्ती से कहा। मुझे याद है कि आप भी वांग टेंग को अपने विश्वविद्यालय में लाना चाहते थे। पेंग युवानशान ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने उससे एक सवाल पूछा। यान कान की नजरें चमक उठीं। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ। दुर्भाग्य से उसने तुम्हारा विश्वविद्यालय चुना। अगर वह जिनलिन में आता तो उसे ज्यादा तवज्जो मिलती। आइए इंतजार करें और देखें, पेंग युवानशान ने बिना ज्यादा स्पष्टीकरण दिए जवाब दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। ली ज़्यूमेई दर्शकों के बीच बैठी हुई थोड़ी चिंतित थी। वह फेई निंग बहुत शक्तिशाली लग रहा है। क्या आपको लगता है कि हमारा बेटा जीत सकता है? हमें उस पर विश्वास करना होगा। वांग शेंगुओ भी घबराया हुआ था, लेकिन फिर भी उसने मुस्कुराकर अपनी पत्नी को सांत्वना दी। दूसरी तरफ लिन चुहान भी वांग टेंग के मैच पर ध्यान दे रहा था। यह उसका पहला मैच था, इसलिए वे उसके लिए चिंतित थे क्योंकि उन्हें वांग टेंग की क्षमता का पता नहीं था। उनका प्रतिद्वंद्वी जिनलिन यूनिवर्सिटी से है। शीर्ष विश्वविद्यालयों के छात्र सामान्य स्कूलों के छात्रों से बेहतर होते हैं, जू वोंटोव ने कहा। यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लिन चुहान ने चिंतित होकर कहा, साथ ही खुद को आश्वस्त भी किया। मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा। अगर नहीं तो उसे अपमानित किया जाएगा। उसे देखने वाले बहुत से लोग हैं। अगर उसे तुरंत बाहर कर दिया गया तो वह मजाक का पात्र बन जाएगा। जू वोंटोव ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा।
इतना नकारात्मक होना बंद करो। चलो छोटे भाई वांग टेन का समर्थन करते हैं। तियान जियाओशियाओ उनसे कहीं ज्यादा आशावादी थी। उसने अपने हाथों को अपने मुंह के चारों ओर लपेटा और चिल्लाया, छोटे भाई वांग टेन, शुभकामनाएं। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वांग टेन इसे सुन पाएगा या नहीं। उसके आसपास खड़े दर्शक चौंक गए। जब उन्होंने मुड़कर देखा कि यह एक युवा महिला है तो वे उसकी ओर प्यार से मुस्कुराए। ये 2009 था, लेकिन इतिहास ने एक बड़ा मोड़ ले लिया था। इस युग का विकास मूल समयरेखा से बहुत आगे था। उदाहरण के लिए, मूल समयरेखा में लाइव स्ट्रीमिंग केवल 2015 में लोकप्रिय हुई। हालांकि इस युग में ये पहले से ही व्यापक था। यहाँ तक कि मार्शल आर्ट स्ट्रीमर भी थे जो विशेष रूप से मार्शल आर्ट प्रतियोगिताओं को स्ट्रीम करते थे। यह इस युग का एक उत्पाद था। ये मार्शल आर्ट स्ट्रीमर कई अनुयायियों के बीच प्रसिद्ध थे। इस समय कई स्ट्रीमर्स प्रतियोगिता का लाइव प्रसारण कर रहे थे। उनमें से अधिकांश चैंपियनशिप खिताब के लिए सबसे पसंदीदा उम्मीदवारों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। उन्हें अलोकप्रिय प्रतियोगियों की परवाह नहीं थी। लेकिन एक लोकप्रिय लाइव स्ट्रीमर था जिसने वांग टेन की प्रतियोगिता को स्ट्रीम करके अनोखा होने का फैसला किया। जब प्रतियोगिता शुरू हुई तो लाइव स्ट्रीमर ने कैमरे की तरफ देखते हुए कहा, देवियों और सज्जनों, सुप्रभात। मैं सबसे सुंदर मार्शल आर्ट लाइव स्ट्रीमर हूं, जनरल बाय। मुझे यकीन है कि आप सभी वांग टेन नामक इस युवक से परिचित होंगे। आज मैं केवल वांग टेन की प्रतियोगिता को स्ट्रीम करूंगा। जैसे ही जनरल बाय ने बोलना समाप्त किया, उनके लाइव स्ट्रीम रूम में हंगामा मच गया। नहीं, हम जी जियामिंग को देखना चाहते हैं। हम रेन क्विनकॉन को देखना चाहते हैं। बुरी बाय, अपना नुकसान मत करो। तुम्हें जी शियमिंग और दूसरे मशहूर मार्शल योद्धाओं की प्रतियोगिताओं का प्रसारण करना चाहिए। वांग टेन भले ही मशहूर हो, लेकिन बहुत से लोग उसे देखना नहीं चाहते। अगर तुम उसके मैच स्ट्रीम करोगे तो तुम्हारे दर्शक भाग जाएंगे। ये सही है। हम जी जिमिंग और अन्य लोगों के मैच देखना पसंद करते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। मुझे मेरा जी जिमिंग दे दो। मैं वांग टेन को नहीं देखना चाहता। हे भगवान, तुम मौत की तलाश में हो। बकवास। मैं वांग टेन का मैच देखना चाहता हूँ। मैंने उस पर 100 RMB भी दांव पर लगाया है। मेरे साथ दांव लगाने की हिम्मत कौन करता है? जनरल बाय के कमरे में टिप्पणियां एक तरफ झुकी हुई थीं। उनका दिल बैठ गया। वांग टेन के मैच का प्रसारण करना उनके लिए एक बड़ा फैसला था। उन्होंने इस बारे में बहुत सोचा था। अगर वांग टेन अपना पहला मैच हार जाता तो वह तुरंत दूसरे एरिना में जाकर लोकप्रिय मैचों का प्रसारण कर सकता था। अगर दर्शकों की संख्या में कुछ कमी भी आती तो वह उसे जल्दी से वापस पा सकता था। लेकिन अगर वांग टेन जीत गया तो क्या होगा? यह मैच बहुत बड़ी खबर होगी और इससे उनके लाइव स्ट्रीम को भी फायदा होगा। वांग टेन के मैच को प्रसारित करने वाले ज्यादा लोग नहीं थे। लाइन में सबसे आगे होने के कारण दर्शक उन्हें पहचान लेंगे और स्वाभाविक रूप से वे उनके लाइव स्ट्रीम रूम में आएंगे। इसीलिए उसने जोखिम उठाया और वांग टेन को चुना। लेकिन अब परिस्थिति ने उसे चिंतित कर दिया। हर कोई जानता था कि लाइव स्ट्रीमर के लिए दर्शक जुटाना आसान नहीं है। हालांकि लोकप्रियता खोना भी आसान है। एक छोटी सी गलती और प्रशंसक एक ही दिन में बिखर जाएंगे। हालांकि उन्होंने पहले ही अपना फैसला सुना दिया था, इसलिए वे खुद को थप्पड़ नहीं मार सकते थे। उन्हें लाइव प्रसारण जारी रखना था। अखाड़े में जब जज ने द्वंद्वयुद्ध शुरू होने की घोषणा की तो वांग टेन और फेई निंग स्थिर खड़े रहे। फेई निंग ने एक बड़ा सा ब्लेड पकड़ा हुआ था। उसने शांत भाव से वांग टेन को देखा। मुझे बहुत उत्सुकता है कि आपने इस साल की राष्ट्रीय नंबर 1 मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में भाग क्यों लिया। आपको पता होना चाहिए कि यह किस तरह की प्रतियोगिता है। हाँ, मैंने सुना है कि यहाँ बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, इसलिए मैं एक नजर डालने आया हूँ, वांग टेन ने उदासीनता से उत्तर दिया। फेई निंग ने कहा, इस मानसिकता के साथ आप ज्यादा दूर तक नहीं चल पाएंगे। वरिष्ठ फेई निंग, क्या आपको लगता है कि आप निश्चित रूप से जीतेंगे? वांग टेन धीरे से मुस्कुराया। और क्या? फेई निंग ने अपनी भौहें उठाईं। उस स्थिति में आप मुझे व्यक्तिगत रूप से मैदान में भेज सकते हैं। वांग टेन ने दूसरे पक्ष को इशारा किया। क्या तुम हथियार का इस्तेमाल नहीं करोगे? मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तुम बहुत घमंडी हो। फेई निंग की नजरें ठंडी हो गईं, उसके चेहरे पर गुस्से का भाव था। आखिरकार उसने बात करना बंद कर दिया और आगे बढ़ गया। अपना कदम उठाओ, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मौका है, वांग टेन ने निडरता से कहा। जैसे ही उसने ये कहा, जनरल बाय के लाइव प्रसारण कक्ष में अफरा तफरी मच गई।
कितना घमंडी युवक है। वह अपने आप में इतना मस्त है। NOWELLBEIN.CO एड्स बाय पब फ्यूचर। मुझे वह परेशान क्यों करता है। हम वांग टिंग जी जिमिन से थोड़ा ज्यादा सुंदर लगता है। ऊपर वाले, क्या कुत्ते ने आपके सिद्धांत खा लिए। अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि आप जी शिमिंग के प्रशंसक हैं। मैंने बहुत समय से तुम्हारे जैसा अज्ञानी व्यक्ति नहीं देखा। फेई निंग ने तिरस्कार से मुस्कुराया। उसने अपना ब्लेड नहीं निकाला। इसके बजाय वह कदम दर कदम वांग टिंग की ओर बढ़ा। वह अपनी आभा से उसे डराकर भगा देना चाहता था, बिना लड़े ही अपने प्रतिद्वंद्वी को वश में कर लेना चाहता था। यह उसका पहला मैच था। वह जानता था कि वह अपने से पहले के लोगों की तरह लोकप्रिय नहीं था, इसलिए वह इस मैच को खूबसूरती से जीतना चाहता था और बड़ी कंपनियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता था। भविष्य की भविष्यवाणी कौन कर सकता है। उसके स्नातक होने के बाद वे उसे नौकरी पर भी रख सकते हैं। यह एकदम सही होगा। यह आदमी क्या कर रहा है। वांग टिंग अवाक रह गया। वह कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं लगता। जब मैंने उससे तलवार चलाने के लिए कहा तो उसने क्यों नहीं चलाया। क्या वह मौत को दावत दे रहा है। फेई निंग और करीब आ गई। इस छोटी सी दूरी पर वांग टिंग के होठों के किनारे पर एक दुष्ट मुस्कान उभर आए। पलक झपकते ही उसके हाथ में एक ईंट आ गई और उसने उसे फेई निंग के चुपके से किए गए हमले पर पटक दिया। फेई निंग ने जब वांग टिंग की हरकतें देखीं तो उसे बुरा नहीं लगा। उसे घृणा भी महसूस हुई। टकराव के दौरान चुपके से हमला करने का क्या मतलब था। लेकिन अगले ही पल वह अचंभित रह गया। कुछ ही पलों में वह उड़ती हुई वस्तु उसके सामने आ गई। मैं चकमा नहीं दे सकता। फेई निंग की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसे एहसास हुआ कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी की गति को बिल्कुल भी नहीं पकड़ सकता। वह अवाक रह गया। टकराना। एक धीमी आवाज के साथ वह वस्तु फेई निंग के सिर पर जा गिरी। इतनी जल्दी क्यों है। फेई निंग की आंखें पीछे की ओर मुड़ गईं। जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में आया, वह बेहोश हो गया। वह जमीन पर गिर पड़ा। मौन। वहां एकदम सन्नाटा छा गया। यहां तक कि कमेंटेटर भी इस तरफ की स्थिति से आकर्षित हो गया। वह चिल्लाया, क्या हुआ। अभी क्या हुआ। एरेना 66, वांग टिंग और फेई निंग एक हिट और फेई निंग नीचे। आखिर क्या हुआ। जब प्रसारण पूरे स्थल पर गूंजा तो इसने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। जनरल बाय का लाइव स्ट्रीम रूम कुछ समय तक शांत रहा, उसके बाद बड़ी संख्या में टिप्पणियां आने लगी। हे भगवान, क्या हुआ। फेई निंग सिर्फ एक हिट से ही नीचे गिर गई। क्या फेई निंग इतनी बेकार है। क्या तुम मजाक कर रहे हो। क्या ये जिनलिन यूनिवर्सिटी से 7वीं रैंक का मानक है। हा, मैंने अपने 100 RMB से बहुत बड़ी दौलत बना ली। 666, आपने कितना कमाया। ड्रैगन्स डैन की स्क्रीन पर वांग टिंग की तरफ से लड़ाई दिखाई जा रही थी। चलिए धीमी गति से चलते हैं और यह जानने के लिए दृश्य को फिर से चलाते हैं कि क्या हुआ। वीडियो को बहुत धीमी गति से फिर से चलाया गया। इस बार दर्शकों ने आखिरकार देखा। सूरज की रोशनी में एक ईंट चमकीली, एक आकर्षक सोने की चमक दे रही थी। ये चकाचौंध थी। फिर ईंट सीधे फेई निंग के सिर पर लगी। प्रक्रिया स्क्रीन पर देखी। कोई भी चाल या धोखा नहीं था, केवल एक सोने की ईंट थी। वांग टिंग ने एक ईंट फेंकी और फेई निंग गिर पड़ी। ये कितना सरल था, लेकिन ये सब इतना अवास्तविक क्यों लगा। क्या ये राष्ट्रीय नंबर 1 मार्शल आर्ट प्रतियोगिता थी या कोई सड़क पर होने वाला झगड़ा। ये बिल्कुल भी शानदार नहीं था। कितनी त्वरित जीत। क्या उन्हें तब तक गर्मागर्म लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहिए जब तक कि एक पक्ष थककर गिरना पड़े। उन्हें क्या देखना चाहिए था। दर्शकों के चेहरे पर अजीब से भाव थे और वे जमीन पर पड़ी ईंट को घूर रहे थे। वे हंसी और आंसू के बीच फंसे हुए थे। कमेंटेटर झांग जून और सू शियाओ ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे की मांसपेशियां फड़कने लगीं, इससे पहले कि वे कहें, खांसी, यह मैच अभूतपूर्व है। हालांकि कमेंटेटरों के पास शब्दावली की एक विस्तृत श्रृंखला थी, फिर भी उन्हें मैच का वर्णन करने के लिए शब्द खोजने से पहले कुछ सेकंड के लिए रुकना पड़ा। सभी लोग बेकाबू होकर मुस्कुराए और सिर हिलाया। ये वास्तव में अभूतपूर्व था। जनरल बाय बेहद उत्साहित थे। उन्होंने अपने लाइव स्ट्रीम रूम में चिल्लाते हुए कहा, सबने देखा। क्या तुमने देखा। वांग टिंग जीत गया। उसने बिना किसी संदेह के जीत हासिल की। यह एक अभूतपूर्व जीत थी। मुझे बस इतना पता था कि वांग टिंग जीतेगा। अब आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। मेरा अनुसरण करना सही विकल्प है।
लाइव स्ट्रीम रूम में मौजूद दर्शकों ने जैसे ही अचानक इस घटनाक्रम को देखा, वे अपने पिछले दुख भूल गए। स्क्रीन पर कई टिप्पणियां तैरती हुई दिखाई दी और कमरे का माहौल खुशनुमा हो गया। हा, ओल्ड बॉय, तुम भाग्यशाली हो। तुम्हें एक दुर्लभ रत्न मिल गया। आप भाग्यशाली है। मैच छोटा लेकिन दिलचस्प था। हे भगवान, आप ईंट को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि टिप्पणीकार ने कहा कि यह अभूतपूर्व था। वांग टेंग वास्तव में धूर्त है। ये सही है। एक धूर्त बूढ़ा लोमड़ी। ये सही है। एक धूर्त बूढ़ा लोमड़ी। 2। ये सही है। एक धूर्त बूढ़ा लोमड़ी। 3। रिकॉर्डर बनना मानव स्वभाव था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक क्षण में वही टिप्पणी स्क्रीन से गुजरी और पूरी स्क्रीन भर गई। जनरल बाई ये देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें ये भी लगा कि वांग टेंग थोड़ा धूर्त है, लेकिन इससे क्या? उनके लाइव स्ट्रीम रूम की लोकप्रियता बढ़ गई। वांग टेंग के मैच को स्ट्रीम करने के लिए बड़ा जोखिम उठाना उचित था। धमाका। अचानक उनके लाइव स्ट्रीम रूम में रॉकेटों के कई एनिमेशन दिखाई दिए। मोबेई के तलवारबाज ने लगातार 10 रॉकेट भेजे। मुझे ये ईंट बहुत पसंद है। वाइनी मॉन्स्टर ने लगातार 10 रॉकेट भेजे। वांग टेंग बहुत सुंदर है। टिल्ड। स्क्रीन पर चमकती अनेक टिप्पणियों के बीच टिप्पणी अनुभाग के ऊपरी दाहिने कोने में अचानक एक आकर्षक बैनर दिखाई दिया। क्या? मोबेई से तलवारबाज। रोना राक्षस। अमीर लोग। बॉस तलवारबाज, क्या तुम्हें तलवारें पसंद नहीं है? अब तुम ईंटों के प्रशंसक क्यों हो गए हो? सब लोग ध्यान लगाओ, मैंने एक रोने वाला राक्षस देखा है। चलो चुपके से उसके पास पहुंचते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। नोव LBJNN। मोबेई के स्पोर्ट्समैन और विनी मॉन्स्टर लाइव स्ट्रीम प्लेटफॉर्म पर 2 मशहूर खर्चीले लोग थे। वे हर महीने लाखों युआन के उपहार भेजते थे। कई लोग उन्हें पहचानते थे। अन्य दर्शकों को वांग टेंग के कारण दोनों के बाहर आने की उम्मीद नहीं थी। इन 2 धनी लोगों के शामिल होने से जनरल बाई का लाइव स्ट्रीम रूम और भी अधिक जीवंत हो गया। जनरल बाई की मुस्कान और बढ़ गई। नतीजा उनकी उम्मीद से बेहतर था। प्रत्येक रॉकेट की कीमत 1000 RMB थी। कुल मिलाकर इन 2 लोडेड उपयोगकर्ताओं ने उन पर 20,000 RMB खर्च किए थे। फीस में कटौती के बाद उन्हें 10,000 मिल सकते थे। ये तो बस शुरुआत थी और ये दिन का पहला मैच था। जब तक वांग टेंग की लोकप्रियता बढ़ती रही, उनका लाइव स्ट्रीम रूम भी उसी तरह आगे बढ़ता रहा और चार्ट पर चढ़ता गया। जनरल बाई ने तय किया कि वह वांग टेंग का पीछा करेगा। यह उसका धन वृक्ष था। उसे भागने नहीं देना चाहिए। अखाड़े में वांग टेंग ने जमीन पर गिरी ईंट उठाए और जज की ओर देखने लगा। मैं जीत गया, है ना? ओह, ठीक है। आप जीत गए। जज को होश आया और उसने परिणाम घोषित कर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग टेंग ने बेहोश फेई निंग की ओर देखा। उसके बगल में 2 विशेषता बुलबुले थे। आत्मज्ञान तारांकन 10। आत्मा तारांकन 1/6। छी, बहुत साधारण। वांग टेंग ने बुलबुले उठाए और निराशा में अपना सिर हिलाया। वह मैदान में चला गया। उसने जिंगबू महाद्वीप में बहुत सारी विशेषताएं सीख ली थीं, इसलिए वह इन सामान्य विशेषताओं को तुच्छ समझने लगा था। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, फिर भी वह अंक ही है। मैं उन्हें नापसंद कैसे कर सकता हूँ? ये गलत है। वांग टेंग ने तुरंत अपने व्यवहार पर आत्मचिंतन करना शुरू कर दिया। हालांकि दूसरों की नजर में वह फेई निंग की कमजोरी पर विलाप कर रहा था। दर्शकों की निगाहें जब फेई निंग को फिर से देखती थी तो उनकी आंखें करुणा से भर जाती थीं। कितना बेचारा बच्चा है। वांग टेंग की ईंट से मारे जाने के बाद वह प्रसिद्ध हो गया। हालांकि फेई निंग को शायद ये पसंद न आए कि वह कैसे प्रसिद्ध हुआ। क्या वह जागने के बाद पागल हो जाएगा? जिनलिन यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल, जो ऑडियंस स्टैंड की दूसरी मंजिल पर बैठे थे, उन्हें थोड़ा अजीब लगा। उन्हें इतना भरोसा था कि वांग टेंग एक पल पहले फेई निंग के मुकाबले में नहीं थे। लेकिन फेई निंग वांग टेंग के एक भी वार को झेल नहीं पाए। यह विरोधाभास बहुत ही ज्यादा स्पष्ट था। उसे शर्मिंदगी महसूस हुई, खास तौर पर दूसरे प्रिंसिपलों और अध्यक्षों के सामने। उन्होंने अपने होठों के किनारे पर एक मुस्कान के साथ उसे अजीब तरह से देखा। वे उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वह कोई मजाक हो। ये बेवकूफ लड़का, क्या वह अभी भी स्नातक होना चाहता है? बूढ़े यान, हमारे स्कूल के छात्रों के बारे में आप क्या सोचते हैं? पेंग युवानशान ने खुशी से चहकते हुए कहा। ये पहला मैच है, हम अभी तय नहीं कर सकते।
इसके अलावा मैं उत्सुक हूँ, आपकी सैन्य अकादमी ने ईंट को हथियार के रूप में कब इस्तेमाल करना शुरू किया? यान कांग पीछे हटने को तैयार नहीं था। पेंग युवानशान के होठों के कोने फड़क उठे, लेकिन उसने जारी रखा, ईंट का उपयोग करने में क्या गलत है? कोई भी हथियार जो आपके प्रतिद्वंद्वी को मार सकता है, एक अच्छा हथियार है। बूढ़े यान, आप इतने रूढ़िवादी कब हो गए? क्या आप अपने छात्रों को कुछ खास हथियारों का इस्तेमाल करने से रोकते हैं? बिल्कुल नहीं। मैं तो सिर्फ इसलिए हैरान हूँ क्योंकि मैंने ये हथियार पहली बार देखा है। वांग टेन कई हथियारों में माहिर है। ईंट तो बस भूख बढ़ाने के लिए है। पेंग युवानशान वांग टेन के लिए बहाने ढूंढ रहा था क्योंकि उसे यह शर्मनाक लगा कि उसने ईंट का इस्तेमाल किया। इसलिए वह कुछ बातें बताए बिना नहीं रह सका। यान कांग और अन्य अधिकारियों को आश्चर्य हुआ कि क्या वांग टेन के पास कोई और तुरुप का पत्ता है जब उन्होंने पेंग युवानशान के शब्दों का चयन सुना। दूसरी तरफ दर्शकों के स्टैंड की दूसरी मंजिल पर इसी तरह जिक्सन मार्शल हाउस के अध्यक्ष तब तक हंसते रहे जब तक कि वे आगे झुक नहीं गए। वे किसी सामान्य मंच के मार्शल योद्धा की तरह नहीं दिख रहे थे। उन्हें वांग टेन का मैच दिलचस्प लगा और वे रोमांचित हो गए। अच्छे साथी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतने कम समय में इतना सुधार कर लेगा, ये जिक्सन ने मुस्कुराते हुए कहा। लेई झेंटिंग के मन में अब वांग टेन के बारे में पूरी तरह से नई राय थी। हालांकि उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव भी था। उसे लगा कि वह अनुभवी और जानकार है, फिर भी उसने कभी किसी मार्शल योद्धा को ईंट को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते नहीं देखा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब उन्होंने ये जिक्सन की विस्मयकारी आवाज सुनी, तो उन्होंने हल्के से सिर हिलाया और कहा, उसकी निष्पादन गति के आधार पर इस युवा लड़के पर नजर रखने लायक है। कितना आश्चर्य है, बेलियन मार्शल हाउस के अध्यक्ष वू लियान ने कहा। दुर्भाग्य से वह एक सैन्य अकादमी से है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं उसके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर कर देता। अलीबाबा के श्रीमान ने निराशा में अपना सिर हिलाया। ये बच्चा, ली ज्यूमेई ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि वांग टेन मैच जीत रहा है। उसी समय उसने थोड़ी शिकायत की। किसी भी तरह से वह जीत गया। वांग शेंगवुओ को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। वह बस खुशी से मुस्कुराया। दूसरी तरफ लिन चुहान और उसके रूममेट्स ने एक दूसरे को देखा। उन्हें ये परिणाम थोड़ा अप्रत्याशित लगा। लिन चुहान को अचानक लगा कि वांग टेन की हरकतें कुछ जानी पहचानी लग रही हैं। उसने इसे पहले भी कहीं देखा था। ओह ठीक है, उस समय उसे आखिरकार याद आ गया। वांग टेन ने भी यही तरीका अपनाया था जब उसने उसके परिवार से पैसे मांगने आए गुंडों से निपटने में उसकी मदद की थी। उसने मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया। यह आदमी नशे का आदी है। चुहान, मुझे लगता है कि मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए, जू वाटोंग ने गंभीरता से कहा। क्यों? लिन चुहान ने आश्चर्य से पूछा। मैंने पहले भी उसे बहुत चिढ़ाया है। जब मैं उसे इस तरह देखता हूँ तो मुझे थोड़ा डर लगता है, शू वॉन्टोग ने डरते हुए कहा। देखते हैं कि क्या तुम अभी भी दूसरे लोगों को चिढ़ाने की हिम्मत रखती हो। तियान जियाओ अपनी रूममेट की दुर्दशा पर दिल खोलकर हंसी। कोई बात नहीं, वह इतना संकीर्ण सोच वाला नहीं है। लिन चुहान भी हंसा। तुम समझ नहीं रहे हो, लोग द्वेष रखते हैं, जू वॉन्टोग ने जवाब दिया। वांग टेन को नहीं पता था कि हर कोई उस पर क्या टिप्पणी कर रहा था। उसे लगा कि उसे ज्यादा ताकतवर कौशल का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, इसलिए उसने अपने प्रतिद्वंद्वी पर ईंट फेंक दी। खैर, फेई निंग को उसके करीब आकर बेवकूफी करने के लिए किसने कहा? इतनी आसानी से जीतना मुश्किल था। जहां तक खराब हास्य बोध का सवाल है, ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं एक गंभीर व्यक्ति हूँ। मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर खराब नहीं है। इसके अलावा मैं दयालु हूँ। मैंने ईंट का इस्तेमाल किया, तलवार या ब्लेड का नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे प्रतिद्वंद्वी को कोई घाव हो। मैं अपने प्रतिद्वंद्वी के बारे में सोच रहा हूँ। इस समय वांग टेन ने फी निंग के सिर पर बड़े उभार को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। चूंकि उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वांग टेंग ने अन्य प्रतियोगिताओं को देखने का फैसला किया। संयोग से स्क्रीन एक अलग क्षेत्र में चली गई और लाउडस्पीकर से झांग जून की आवाज सुनाई दी। वांग टेंग के बाद जी जिमिंग ने भी कैपिटल मिलिट्री अकादमी के अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए एक चाल का इस्तेमाल किया। हम देख सकते हैं कि जी शिमिंग की तलवारबाजी का कौशल शानदार है। उसकी तलवारबाजी बिजली की तरह तेज है, जिससे उसके प्रतिद्वंद्वी को पलटवार करने का कोई मौका नहीं मिलता। एक बार जब तलवार उसके गले पर रुकी तो कैपिटल मिलिट्री अकादमी का छात्र केवल हार स्वीकार कर सकता था।
ये केवल एक ही चाल थी, लेकिन ये शानदार थी। चैंपियनशिप खिताब के लिए गर्म उम्मीदवार से जैसी उम्मीद थी। हाँ, ये शानदार था। जी शियाओमिंग की तलवारबाजी का कौशल अद्भुत है। मुझे उम्मीद है कि प्रतियोगिता आगे बढ़ने के साथ साथ हम उनकी अद्भुत तलवारबाजी के और भी बेहतरीन उदाहरण देख सकेंगे, सु शियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। अरेना के नीचे वांग टेंग की आंखें चमक उठी जब उन्होंने जी शियाओमिंग का प्रदर्शन देखा। हालांकि कमेंटेटर की व्याख्या सुनकर उन्होंने अनायास ही मुंह बनाया और कहा, यह आदमी बहुत दिखावा करता है। ये सिर्फ पहला मैच है, लेकिन ये पहले से ही नाटक कर रहा है। कई लोग दर्शकों के बीच जी शियाओमिंग का नाम चिल्लाने लगे। उनकी आवाज डॉल्फिन से भी खराब थी। दर्शकों के स्टैंड के कई अलग अलग हिस्सों से चीखें आ रही थीं। कोई भी ये बता सकता था कि जी शियाओमिंग की महिला प्रशंसक कितनी डरावनी थी। उसे बहुत ईर्ष्या महसूस हुई। कई अन्य पुरुष प्रतियोगी भी ईर्ष्या महसूस कर रहे थे। वे जी शियाओमिंग के प्रति एक समान घृणा से बंधे थे। उन्होंने फैसला किया कि उन्हें भविष्य के मैचों में उसे कड़ी टक्कर देनी चाहिए। वे जीत पाएंगे या नहीं, यह उनके विचार का हिस्सा नहीं था। लिटिंग फिजिक मैदान में मैच जारी रहे। वांग टेंग और जी जिमिंग ने अपने मैच सबसे पहले समाप्त कर लिए तथा वे बाकी प्रतियोगियों की तुलना में बहुत तेजी से मैच समाप्त कर लिए। वास्तव में वे पूरी प्रतियोगिता में सबसे अधिक शांत प्रतिभागी थे। उन्होंने अपना पहला मैच आसानी से जीत लिया और अपने विरोधियों को हरा दिया। ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं। जी शियाओमिंग मैदान में गया और उसने देखा कि वांग टेंग कुछ ही दूरी पर खड़ा था। उसने उसकी तरफ देखा और फिर अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमाते हुए सीधे उसके पास से निकल गया। वांग टेंग ने उसकी परवाह किए बिना मुस्कुराया। वह आराम करने वाले स्थान पर आराम से बैठ गया और अखाड़े में हो रही लड़ाइयों को देखने लगा। रेन किंगकॉन्ग और उनके प्रतिद्वंद्वी ने अभी अभी मैदान में कदम रखा था। बहुत से दर्शक इस अखाड़े पर ध्यान केंद्रित किए हुए थे क्योंकि बहुत से लोग उस पर पूरा ध्यान दे रहे थे। आखिरकार वह लीटिंग मार्शल हाउस के अध्यक्ष का प्रत्यक्ष शिष्य था। इस पहचान के कारण वह जहां भी जाता था सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता था। बहुत से लोग जानना चाहते थे कि रेन किंगकॉन्ग कितना शक्तिशाली है। वांग टेंग ने भी उसे दूर से देखा। उसने रेन किंगकॉन्ग के प्रतिद्वंद्वी पर नजर डाली और थोड़ा निराश महसूस किया। अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से वह व्यक्ति की क्षमता को सीधे देख सकता था। वह सिर्फ 4 सितारा सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा था। वह रेन किंगकॉन्ग को अपनी पूरी ताकत दिखाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। इसी तरह वह बता सकता था कि रेन किंगकॉन्ग 6 सितारा सैनिक स्तर तक पहुंच गया है, लेकिन उसकी युद्ध क्षमता की पुष्टि वास्तविक युद्ध के बाद ही हो सकती थी। ठीक है, कुछ न होने से थोड़ा बेहतर है। चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। जज ने प्रतियोगिता की शुरुआत की घोषणा की। रेन किंगकॉन्ग के प्रतिद्वंद्वी ने पहला कदम उठाया। उसने अपने हथियार के रूप में एक युद्ध कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया और रेन किंगकॉन्ग को बिल्कुल भी कम आंकने की हिम्मत नहीं की। जिस क्षण उसने हमला किया, उसने अपनी अंतिम चाल चली। कुल्हाड़ी के ब्लेड पर सोने की किरणें इकट्ठी हो गईं और उसने रेन किंगकॉन्ग पर भयंकर वार किया। सुनहरी कुल्हाड़ी की किरणें रेन किंगकॉन्ग की ओर तेजी से बढ़ीं। नीचे खड़े लोगों के चेहरे पर यह चाल देखकर भाव बदल गए। दूर से भी वे महसूस कर सकते थे कि यह कुल्हाड़ी कितनी तेज और डरावनी थी। यहाँ तक कि एक 4 सितारा सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा भी, यदि कुल्हाड़ी उसके शरीर पर लगे तो 2 टुकड़ों में कट जाएगा। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। वह रेन किंगकॉन्ग को गौर से देखने लगा, उसकी प्रतिक्रिया देखने के लिए। अखाड़े में रेन किंगकॉन्ग ने अपने प्रतिद्वंद्वी को शांति से देखा क्योंकि वह उसकी ओर आ रहा था। वह जमीन पर इस तरह मजबूती से खड़ा था जैसे उसने कुछ भी नहीं देखा हो। सोने की कुल्हाड़ी उसके सिर के ऊपर आ गिरी और पलक झपकते ही उस पर गिर पड़ी। रेन किंगकॉन्ग के भी कई प्रशंसक थे, खासकर महिला प्रशंसक। आखिरकार उसके पास रूप और क्षमता दोनों थी। लोकप्रियता में वे जी जियोमिंग के बराबर थे। उनकी अलग अलग शैलियां थीं और हर किसी की अलग अलग पसंद थी। कुछ युवतियों को उनके जैसा शांत और दबंग बॉस ज्यादा पसंद था। इस समय युवतियों ने अनायास ही अपनी आंखें बंद कर लीं। वे परिणाम को देखने के लिए तैयार नहीं थीं। वे रेन किंगकॉन्ग को 2 टुकड़ों में कटते हुए देखने से डर रही थीं। ये भयानक होगा। खड़खड़ाहट। अचानक अखाड़े में एक धातु जैसी ध्वनि गूंजी। वह क्या था? एड्स बाय पब फ्यूचर। ये किसी मानव शरीर पर कुल्हाड़ी के प्रहार की आवाज नहीं है। हर कोई ऊपर देखने से खुद को रोक नहीं सका।
उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उनके चेहरे पर आश्चर्य छा गया। रेन किंग कॉन्ग शांत रहा। उसका एक हाथ ऊपर उठा हुआ था और उसने अपने प्रतिद्वंद्वी की कुल्हाड़ी को पकड़ने के लिए अपनी हथेली का इस्तेमाल किया। उसका प्रतिद्वंद्वी अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। उसका चेहरा लाल हो गया था, फिर भी वह 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। कमेंटेटर ने समय पर मैच का बड़े स्क्रीन पर प्रसारण किया, जिससे सभी दर्शकों का ध्यान आकर्षित हुआ। झांग जून चिल्लाया, एरेना 37 में एक आश्चर्यजनक दृश्य हुआ है। प्रतिभागी रेन किंग कॉन्ग ने अपने प्रतिद्वंद्वी की बैटलेग्स को अपने हाथ से पकड़ लिया। ये चौंकाने वाला है। मुझे यकीन नहीं है कि सभी ने अभी ये दृश्य देखा है या नहीं। चलो एक रिप्ले करते हैं। इस रिप्ले से हम देख सकते हैं कि रेन किंग कॉन्ग के प्रतिद्वंद्वी ने एक शक्तिशाली चाल को अंजाम दिया, लेकिन रेन किंग कॉन्ग ने हमले को नष्ट करने के लिए केवल एक हाथ का इस्तेमाल किया। फिर उसने अपने नंगे हाथ से कुल्हाड़ी पकड़ ली। आगे बोलने से पहले उसने अपने हाथ में मौजूद जानकारी को उलट पलट लिया। हमारे डेटा से पता चलता है कि लीटिंग मार्शल हाउस के अध्यक्ष लेई झेंटिंग के पास लीटिंग फिजिक नामक एक अनोखा कौशल है। यह आपके शरीर को लीटिंग मेज के साथ प्रशिक्षित करता है, जिससे आपका शरीर लोहे की तरह सख्त हो जाता है। दूसरे टिप्पणीकार सु शियाओ ने भाषण संभाला। मुझे समझ आ गया। रेन किंग कॉन्ग ने इस कौशल का अभ्यास किया होगा और वह पहले से ही उच्च स्तर पर है। यही कारण है कि उसकी शारीरिक शक्ति इतनी शक्तिशाली है। जब कमेंटेटर बोल रहा था, रेन किंग कॉन्ग ने पहले ही अपना प्रतिशोध शुरू कर दिया था। उसने कोई युद्ध तकनीक नहीं अपनाई। इसके बजाय उसने पूरी तरह से अपनी शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल किया और अपने प्रतिद्वंद्वी को अपने पैर के एक झटके से मैदान से बाहर कर दिया। पूरी प्रक्रिया सहज और अनौपचारिक थी, मानो वह सिर्फ वार्म अप कर रहा था। नतीजा उम्मीद के मुताबिक ही रहा। जज ने रेन किंग कॉन्ग को विजेता घोषित किया। विश्राम क्षेत्र में वांग टेन की आंखें चमक उठी। लीटिंग फिजिक, उसने अपने दिल में बुदबुदाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये बिजली तत्व के साथ एक शारीरिक प्रशिक्षण शास्त्र था। रेन किंग कॉन्ग एक बिजली तत्व मार्शल योद्धा है। ये बहुत अच्छा है। वांग टेन में बिजली की प्रतिभा की कमी थी। उसके पास जिंगबू महाद्वीप के बिजली तत्व जनरल स्टेज मार्शल योद्धा शेन टेक्सियोब से लड़ने की क्षमता नहीं थी, लेकिन वह इस रेन किंग कॉन्ग से कुछ लाभ प्राप्त कर सकता था। जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा, उतना ही उसे लगा कि यह एक बढ़िया विचार था। उसकी निगाहें भयावह हो गईं और उसके होठों के कोने पर धीरे धीरे एक मुस्कान दिखाई दी। इसके बारे में सोचते हुए लीटिंग फिजिक और 8 स्तरीय शैतान शास्त्र के बीच कौन अधिक शक्तिशाली था। जब वह इस पर विचार कर रहा था, तो वांग टेंग ने अचानक देखा कि जब रेन किंग कॉन्ग ने अपनी चाल चली तो अखाड़े में 2 विशेषता बुलबुले गिर रहे थे। बिजली बल तारांकन 20, धातु बल 3-5। वांग टेंग की नजरें बदल गईं। उसने अन्य योद्धाओं को चकमा देते हुए बुलबुले को अपनी ओर खींचा। उसने उन्हें उठा लिया। दोनों विशेषता बुलबुले तुरंत उसके शरीर में विलीन हो गए। वह एक बिजली तत्व मार्शल योद्धा है। वांग टेंग खुशी से मुस्कुराया क्योंकि उसने कभी कभी रेन किंग कॉन्ग पर नजर डाली। उसने फैसला किया कि उसे अपने युवा के करीब रहना चाहिए और उसके द्वारा गिराए गए किसी भी बिजली के गुण को नहीं छोड़ना चाहिए। इसी समय उन्हें अंततः यह एहसास हुआ कि राष्ट्रीय नंबर 1 मार्शल आर्ट प्रतियोगिता गुण सीखने का एक उत्कृष्ट अवसर था। पूरा ड्रैगन डेन एक बहुत बड़ा विशेषता बुलबुला निर्माण कारखाना था। इस जगह पर कई प्रतिभाएं एकत्रित होती थीं। जब वे द्वंद्वयुद्ध करते थे तो सभी प्रकार के विशेषता बुलबुले जमीन पर गिरते थे। इस बार वह बहुत बड़ी संपत्ति कमा सकता है। अगर वह भाग्यशाली रहा तो उसे कुछ दुर्लभ विशेषता वाले बुलबुले भी मिल सकते हैं। यह आश्चर्यजनक होगा। जैसे जैसे प्रतियोगिता आगे बढ़ी, अधिक से अधिक विशेषता बुलबुले गिरते गए। वांग टेंग ने उन्हें उठाने के लिए चुपचाप अपनी आध्यात्मिक शक्ति जारी की। नोव एल बी JNN। पृथ्वी बल तारांकन 15, जल बल तारांकन 20, आत्मा तारांकन 10, ज्वलंत तलवार की उपस्थिति 2-5। वांग टेंग की निगाहें जम गईं। किसी ने उनकी ज्वलंत तलवार की उपस्थिति को प्रबुद्ध कर दिया था। यह उनकी ज्वलंत तलवार चेतना को पोषित करने के लिए एक अच्छा गुण था। उसकी ज्वलंत तलवार की उपस्थिति पहले ही 9वें स्तर पर पहुंच चुकी थी। उसे चेतना अवस्था तक पहुंचने के लिए केवल ज्ञान या कुछ बिंदुओं की आवश्यकता थी। इसलिए जितनी अधिक ज्वलंत तलवार की उपस्थिति उसे मिलेगी, यह उसकी तलवार चेतना के लिए उतना ही अधिक सहायक होगा। स्प्लैट। ये व्यापक रूप से ज्ञात था कि उपस्थिति की तुलना में चेतन को प्रबुद्ध करना अधिक कठिन था।
100 मार्शल योद्धाओं में से केवल एक ही उपस्थिति ज्ञानोदय प्राप्त कर सकता था। दूसरी ओर 100 मार्शल योद्धाओं में से एक जिसने उपस्थिति ज्ञानोदय प्राप्त किया था, वह चेतन ज्ञानोदय प्राप्त कर सकता था। अपनी तलवार संबंधी चेतना को जागृत करना कितना कठिन था। वांग टेंग इस अवस्था को प्राप्त करने से बस एक कदम दूर था। उसका ज्ञान सम्राट के दायरे तक पहुंच गया था, इसलिए उसकी समझ मजबूत थी। उसने रास्ते में कई ज्वलंत तलवार की उपस्थिति प्राप्त की थी, इसलिए उसके लिए सचेत ज्ञान प्राप्त करना केवल समय की बात थी। इसके बारे में सोचते हुए उसके पास पहले से ही दो चेतनाएं थीं। एक थी एपकिन फिस्ट कॉन्शियस, जबकि दूसरी थी ओवरफ्लोइंग रेन ब्लेड कॉन्शियस। समय धीरे धीरे बीतता गया। वांग टेंग के पास सुबह कोई और मैच नहीं था, इसलिए उसने अपना बाकी समय आराम करने वाले क्षेत्र में बिताया। हालांकि उसने कई विशेषता बुलबुले उठाए। यह एक संतुष्टिदायक सुबह थी। दूसरी तरफ पेंग युवा निशान अब उसे और नहीं देख सकता था। हाँ, वांग टेंग ने अपना मैच आसानी से जीत लिया था और इससे उसे गर्व महसूस हुआ, लेकिन जब उसने वांग टेंग की आलसी और आरामदेह मुद्रा देखी तो उसके दिल में गुस्सा उबलने लगा। इस छोटे बच्चे को याद नहीं है कि मैंने क्या कहा था। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले उन्होंने छात्रों को याद दिलाया कि अगर उनके पास समय हो तो वे दूसरे प्रतियोगियों के मैच भी देखें ताकि वे अपने विरोधियों को बेहतर तरीके से समझ सकें। इससे उन्हें भविष्य में होने वाले मुकाबलों में मदद मिलेगी। फिर भी इस आदमी ने मेरी बात नहीं सुनी। जब उन्होंने प्रतियोगिता के लिए एक नए छात्र को भेजने का फैसला किया तो उनके स्कूल पर बहुत दबाव था। अगर वांग टेंग को अच्छी रैंकिंग नहीं मिलती तो उसे अकेले अपमान नहीं सहना पड़ता। उसके साथ पूरा विश्वविद्यालय भी डूब जाता। आराम करने के स्थान पर वांग टेंग को अचानक अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई उसे गाली दे रहा हो। वह अपने चारों ओर देखने से खुद को रोक नहीं सका और दबी जुबान में बुदबुदाया, मुझे आश्चर्य है कि मुझे कौन श्राप दे रहा है। हान झू और अन्य लोगों ने भी अपने मैच समाप्त कर लिए थे। उनमें से कुछ इस दौरान अन्य उम्मीदवारों के मैच देख रहे थे और केवल हाफ टाइम ब्रेक के दौरान ही आराम करने के लिए चले गए थे। नोव LBJNN ये हुआंग हाई मिलिट्री अकादमी का विशेष विश्राम क्षेत्र था। जब छात्र वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वांग टेंग वहां शांति से बैठे हुए थे, उनके रुख को देखते हुए। क्या तुम अपना मैच खत्म होने के बाद से यहीं बैठे हो? हान झू ने अजीब भाव से पूछा। बेशक, और क्या, वांग टेंग ने बेपरवाही से जवाब दिया। वान बैक्वेओ ने असहाय होकर कहा, क्या आप भूल गए हैं कि राष्ट्रपति पेंग ने हमसे क्या कहा था? उन्होंने हमें अन्य उम्मीदवारों के मुकाबलों का निरीक्षण करने के लिए कहा था। भले ही राष्ट्रपति ने ऐसा न कहा हो, फिर भी आपके लिए अपने प्रतिद्वंद्वी से मुकाबला करने से पहले उसे समझना फायदेमंद है। चिंता मत करो, मैंने जी जिमिंग और रेन किंग कॉन के मैच देखे हैं। वांग टेंग ने उदासीनता से अपने हाथ हिलाए। जी जिमिंग, रेन किंग कॉन, हान झू और बाकी लोग दंग रह गए। उन्हें लगा कि वे वांग टेंग के मुंह पर अपनी शिकायतें चिल्लाकर कह दें। वे दोनों चैंपियनशिप खिताब के लिए लोकप्रिय उम्मीदवार हैं। उनको देखने का क्या मतलब है? हान झू को भी लगा कि वह उनका मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसे एक कदम पीछे हटकर लुओ चेंग और अपने स्तर के अन्य उम्मीदवारों पर नजर रखनी पड़ी। फिर भी वांग टेंग ने अपना ध्यान जी जिमिंग और रेन किंग कॉन पर केंद्रित किया। एड्स बाय पब फ्यूचर। वे जानते थे कि वांग टेंग ने अपना मैच शानदार तरीके से जीता है, लेकिन वह अभी भी चैंपियनशिप खिताब से बहुत दूर था। नंबर 1 के लिए लड़ना अवास्तविक था। खांसी, मुझे लगता है कि आपको अन्य प्रतिभागियों पर नजर रखनी चाहिए। हान झू उसे याद दिलाने से खुद को रोक नहीं सका। वांग टेंग को उनके हाव भाव से पता चल गया कि वे क्या सोच रहे हैं। हालांकि वह उन्हें यह नहीं बता सकता था कि वह वास्तव में बहुत शक्तिशाली है न? आखिरकार वे उस पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए अपमान मांगने का क्या मतलब था? उसने विषय बदलने से पहले मुस्कुराया और सिर हिलाया। आपकी लड़ाई कैसी रही? हान झू ने अपने दिल में आह भरी जब उसने वांग टेंग के बेपरवाह रवैये को देखा। उसने अपनी झल्लाहट जारी नहीं रखी और इसके बजाय जवाब दिया, बुरा नहीं है। हम भाग्यशाली थे और हमें किसी शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी का सामना नहीं करना पड़ा। हम बिना घायल हुए जीत गए। बुरा नहीं है, हम अभी भी अपनी बेहतरीन स्थिति में हैं। अगर हम चोटिल हो गए तो इसका असर भविष्य के मैचों पर पड़ेगा, वांग टेंग ने जवाब दिया। मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में चोट लगना लाजिमी है। हमें दोपहर में देखना होगा कि हमारा प्रतिद्वंद्वी कौन है, हान झू ने कहा। दर्शकों की बातचीत के दौरान सुबह का द्वंद्व समाप्त हो गया। प्रतियोगी मंच से चले गए और दर्शक ड्रैगन्स den से बाहर चले गए।
सभी लोग सुबह के मैचों पर खुशी से चर्चा कर रहे थे। माहौल जीवंत था। दोपहर में वांग टिंग और उनके दोस्त दोपहर के भोजन के लिए अपने होटल गए और 1 घंटे से अधिक समय तक आराम किया। दोपहर का मैच शुरू होने से पहले पेंग युवानशान ने सभी को इकट्ठा किया और कहा, आपने आज सुबह अच्छा प्रदर्शन किया। इसी भावना को बनाए रखें। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि सुबह के मैच सिर्फ वार्म अप थे। उनका मुख्य उद्देश्य उन अक्षम खिलाड़ियों को बाहर करना था जो सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिए वहां थे। अब जो बचे हैं वे सभी सक्षम मार्शल योद्धा हैं। चीजें और भी मुश्किल होती जाएंगी। छात्रों ने उसका तर्क समझ लिया और गंभीरता से सिर हिलाया। चलो चलें। पेंग युवानशान ने वांग टिंग की ओर देखा लेकिन कुछ न कहने का फैसला किया। उसने हाथ हिलाकर सबको कार्यक्रम स्थल में जाने का रास्ता दिखाया। जहां तक वांग टिंग का सवाल है, उसे खुद पर भरोसा करना होगा कि वह कितना आगे जा सकता है। पेंग युवानशान उसे 1 या 2 बार याद दिला सकता है, लेकिन वह उसे जीवन भर याद नहीं दिला सकता। इसलिए बहुत कुछ कहने का कोई मतलब नहीं था। ड्रैगन्स डैन एक बार फिर लोगों से खचाखच भरा हुआ था। दर्शकों का उत्साह हमेशा की तरह बरकरार रहा। स्क्रीन पर दोनों कमेंटेटरों की छवि दिखाई दी। झांग जून ने अपना मुंह खोला और कहा, देवियों और सज्जनों, आपका फिर से स्वागत है। चलिए समय बर्बाद न करते हुए तुरंत दोपहर की प्रतियोगिता शुरू करते हैं। सुबह हमने कई जोरदार मुकाबले देखे, लेकिन मैं आप सभी को याद दिलाना चाहता हूं कि वे सिर्फ दिखावटी थे। असली रोमांच दोपहर में शुरू होता है। दर्शकों में से जयकारे की आवाज गूंज उठी। उन्हें लगा कि सुबह की प्रतियोगिता पहले से ही रोमांचक थी, लेकिन कमेंटेटर ने अब उन्हें बताया कि असली शो अब शुरू होने वाला है। क्या उसने सोचा था कि उन्हें मूर्ख बनाना आसान था? यदि दोपहर के मैच सुबह के मैचों की तरह रोमांचक नहीं होते तो वे कमेंटेटर को बाहर निकालकर सड़क पर फेंक देते। हालांकि उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि टिप्पणीकार के शब्दों से उनकी जिज्ञासा जागृत हुई थी। ठीक है, चलो बड़ी स्क्रीन पर देखते हैं। स्क्रीन पर द्वंद्वों की सूची प्रदर्शित हो गई। वांग टिंग ने अपना नाम ढूंढा और अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर देखा। तुरंत ही उसके चेहरे पर अजीब भाव आ गए। उसके प्रतिद्वंद्वी का नाम शिहुई था और वह जिनलिन यूनिवर्सिटी से आया था। क्या मुझे जिनलिन यूनिवर्सिटी से कोई शिकायत है? वांग टिंग अवाक रह गया। दर्शक दीर्घा की दूसरी मंजिल पर पेंग युवानशान जिनलिन विश्वविद्यालय के मार्शल आर्ट अकादमी के अध्यक्ष को देखे बिना नहीं रह सका। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। बूढ़े यान, आपको क्या लगता है यह मैच कौन जीतेगा? उसने पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर। यान कान के होंठ फड़कने लगे। उसने आत्मविश्वास से जवाब देने से पहले ध्यान से सोचा, शिहुई हमारी अकादमी में शीर्ष 3 में है। वांग टिंग भले ही मजबूत हो, लेकिन दुर्भाग्य से शिहुई विजेता होगी। पेंग युवानशान ने कहा, मैं आपके आत्मविश्वास की प्रशंसा करता हूं, ओल्ड यान। हम चलिए इंतजार करके देखते हैं। यान कांग ने उपहास किया। उनके नीचे वांग टिंग और शिहुई मैदान में चले गए। जज ने प्रतियोगिता शुरू होने की घोषणा की। शिहुई ने वांग टिंग की ओर देखा, जो खाली हाथ था। उसने कहा, अपनी ईंट छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझ पर घात लगाना असंभव है। मैं फेई निंग जितना बेवकूफ नहीं हूँ। वांग टिंग। ये व्यक्ति आत्मविश्वासी और निडर दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी सतर्क निगाह ने उसे धोखा दे दिया था। वांग टिंग हंसना चाहता था। हालांकि उसे लगा कि उसे अपने प्रतिद्वंद्वी का सम्मान करना चाहिए, इसलिए उसने अपनी हंसी को दबा लिया। शिहुई ने वांग टिंग और फेई निंग के बीच द्वंद्वयुद्ध देखा था। वांग टिंग का हमला तेज और भयंकर था, जबकि फेई निंग उसके बहुत करीब थी। इसलिए वह समय रहते ईंट से बच नहीं सका। अपने सहपाठी की गलती से सीखते हुए उसने अपने प्रतिद्वंद्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हुए अपने और वांग टिंग के बीच की दूरी को लगातार बढ़ाया। वह एक बचाव का रास्ता तलाश रहा था। वांग टिंग वहीं खड़ा रहा, यहां तक कि जब शिहुई उसके पीछे गया तब भी वह नहीं हिला। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि शिहुई उसकी पीठ पीछे से उस पर हमला करेगी। बूढ़े यान, आपके स्कूल की यह शिहुई बहुत स्थिर है, पेंग युवानशान ने चिढ़ाते हुए कहा। मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के दौरान एक ही चाल जीत का निर्धारण कर सकती है। शिहुई के लिए बचाव का रास्ता खोजने में अधिक समय लगाना सामान्य बात है, यान कांग ने उदासीनता से कहा। पेंग युवानशान ने कोई जवाब नहीं दिया। वह जानता था कि यान कांग सही था, लेकिन वह सिर्फ अपने पुराने दोस्त को चिढ़ाना चाहता था। अखाड़े में शिहुई ने वांग टिंग के चारों ओर 3 बार चक्कर लगाया, लेकिन वह फिर भी आगे नहीं बढ़ सका।
जनरल बाई ने पहले ही अपना कैमरा वांग टेन के मैच पर केंद्रित कर लिया था। लाइव स्ट्रीम रूम बहुत खुशनुमा था। हा, क्या ऐसा हो सकता है कि शी हुई हमला करने की हिम्मत नहीं कर रहा है क्योंकि वह वांग टेन की ईद से डरता है? जिनलिन विश्वविद्यालय के शीर्ष 3 में से एक इतना डरपोक क्यों है? शी हुई कहती है, बकवास, मैं डरपोक नहीं हूँ। मैं बस सावधान रह रही हूँ। मुझे शी हुई थोड़ी विकृत क्यों लगती है? विकृत चक्कर लगाना बंद करो। सुनहरी ईद अमर रहे, सुनहरी ईद अमर रहे, सुनहरी ईद अमर रहे। आखिरकार शी हुई अब और गतिरोध बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने अपना मुंह खोला और अधीरता से कहा, तुम हमला क्यों नहीं कर रहे हो? मैं तुम्हारे हमले का इंतजार कर रहा हूँ, वांग टेन ने असहाय होकर जवाब दिया। शी हुई एड्स बाय पब फ्यूचर। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और तुम मेरा। दोस्त, हम मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में हैं। चलो इंतजार का यह उबाऊ खेल न खेले। क्या आप अधिक गंभीर हो सकते हैं? पहले तो वह वांग टेन के कदम उठाने का इंतजार करना चाहता था क्योंकि वह अपनी ईद से डर रहा था। हालांकि वांग टेन उनसे भी ज्यादा धैर्यवान थे। उन्होंने अगर मेरा दुश्मन नहीं हिलता तो मैं भी नहीं हिलूंगा का बेहतरीन उदाहरण पेश किया। क्या बकवास! शी हुई ने कभी इतना निराश महसूस नहीं किया था। इससे पहले कि वे एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते, वह पहले से ही असहाय महसूस कर रहा था। अरे यार, मेरी तलवार का स्वाद तो चखो। शी हुई अब अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाया और बाहर निकल गया। जब उसने दूर से वांग टेन पर वार किया तो उसके ब्लेड के चारों ओर एक भयावह चमक जमा हो गई। तीसरे स्तर की ब्लेड उपस्थिति। उसने तुरंत अपना सबसे शक्तिशाली हमला किया। वह वांग टेन को जल्द से जल्द हराना चाहता था और उसे कोई भी कदम उठाने से रोकना चाहता था। धमाका! ब्लेड की चमक एक शक्तिशाली उपस्थिति के साथ वांग टेन की ओर बढ़ी। अच्छा! अखाड़े की मजबूत जमीन पर दरारें पड़ने लगी, मानो वह टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी। बहुत शक्तिशाली। इस मैच को देख रहे दर्शक आश्चर्यचकित थे। क्या ये किसी योद्धा का हमला था? यह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? इस कदम से एक साधारण व्यक्ति के बचने की कोई संभावना नहीं थी। स्वूश! अचानक ब्लेड की चमक के बीच हवा के फटने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। आम लोग तो यह नहीं सुन पाए, लेकिन शी हुई सुन सका। उसके चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान आ गई। आखिरकार तुमने अपना कदम उठा ही लिया। उसने अपना ब्लेड उठाया और उसे अपने सामने घुमाया। झनकार! जब उसका ब्लेड धातु की वस्तु से टकराया तो शी हुई को अपनी जीत का पूरा भरोसा था। एक बार जब वह इस सुनहरी ईंट को गिरा देगा तो वांग टेन उसकी दया पर निर्भर हो जाएगा। उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं था। लेकिन अगले ही पल उसकी अभिव्यक्ति रुक गई। यह इतना भारी क्यों है? उसने महसूस किया कि एक असहनीय और डरावनी ताकत उसके ब्लेड पर लगी। उसका ब्लेड उड़ गया और चमकदार सुनहरा आयताकार वस्तु उसके चेहरे पर टूटकर गिर गई। छींटे! गैलरी के लिए खेलो एक जोकर। छींटे! प्रदर्शन समाप्त होने के काफी देर बाद तक हवा में एक तीखी और स्पष्ट ध्वनि गूंजती रही। एक चमकती हुई सुनहरी ईंट शी हुई के चेहरे के ठीक बीच में आकर गिरी। वह धीरे धीरे नीचे खिसक गई। टकराना! ईंट जमीन पर गिरी और शी हुई के चेहरे पर एक लंबा लाल निशान छोड़ गई। इससे उसके पीले चेहरे पर कुछ रंगत आ गई। शी हुई के चेहरे पर जो भाव थे, उन्हें एक शब्द में व्यक्त किया जा सकता है, अविश्वास। वह अचंभित था। उसकी दृष्टि कमजोर होने लगी और वह पीछे की ओर गिर पड़ा। एक 4 सितारा सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा एक ईंट के प्रहार का सामना नहीं कर सकता। केवल वे लोग ही समझ पाए जिन्होंने इस विशेष उपचार का आनंद लिया था कि यह सुंदर ईंट कितनी भारी थी। क्या उन्हें मस्तिष्काघात होगा? सन्नाटा! कार्यक्रम स्थल पर सन्नाटा छा गया। कोई भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करना नहीं जानता था। जब उन्होंने शी हुई को देखा तो उनके दिल में उसके प्रति सहानुभूति पैदा हो गई। राष्ट्रीय नंबर 1 मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता के दौरान इस भव्य और प्रसिद्ध अवसर पर उनके चेहरे पर ईंट से वार किया गया। उन्हें जीवन भर के लिए सदमा लग सकता है। सौभाग्यवश वह पहला व्यक्ति नहीं था। बेशक वह आखिरी व्यक्ति भी नहीं होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। जनरल बाय के लाइव स्ट्रीम रूम का माहौल उत्साहपूर्ण था। 2333 मैं हंसते हंसते मर रहा हूँ। वांग टेन का हास्य बोध बहुत खराब है। सुनहरी ईंट अमर रहे। यह कोई बुरा सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, वो तो बस दुष्ट है। हा, मुझे हंसने के लिए थोड़ा समय चाहिए। क्या बेचारा है। उसके चेहरे पर लाल निशान भयानक है।
शायद वह इसे जीवन भर याद रखेगा। ये जिनेलिन यूनिवर्सिटी ही क्यों होनी चाहिए? उन्हें क्यों दर्द सहना पड़ता है? इस समय लाइव स्ट्रीम रूम में एक रॉकेट एनिमेशन दिखाई दिया। स्क्रीन पर एक बैनर तैरता हुआ दिखाई दिया। मोबेई के तलवारबाज ने लगातार 10 रॉकेट भेजे। मुझे वह ईंट बहुत पसंद है। क्या आप वांग टेन से पूछ सकते हैं कि क्या वह इसे बेचने को तैयार है? वाइनी मॉन्स्टर ने लगातार 10 रॉकेट भेजे। वाइनी मॉन्स्टर अब छोटे भाई वांग टेन का प्रशंसक है। मेरे पैर से किकिंग माउंटेन नान किंडरगार्टन ने लगातार 20 रॉकेट भेजे। एक शब्द, शानदार। इन अमीर आईडी के दिखने से सबका उत्साह बढ़ गया। माहौल फिर से जगमगा उठा। हे भगवान, यहाँ तक कि किंडरगार्टन का बॉस भी यहाँ है। बॉस, क्या आप अपने किंडरगार्टन में अनाथ बच्चों को स्वीकार करते हैं? मैं 3 साल का हूँ और कला, संगीत, सुलेख और शतरंज में कुशल हूँ। आप मुझे एक स्टीम्ड बन के लिए ले जा सकते हैं। क्या तुम जवान लड़की हो? अगर नहीं, तो चली जाओ। एड्स बाय पब फ्यूचर। किंडरगार्टन बॉस ने बोल दिया है। एक शब्द, शानदार। किंडरगार्टन बॉस ने बोल दिया है। एक शब्द, शानदार। किंडरगार्टन बॉस ने बोल दिया है। एक शब्द, शानदार। वही वाक्य बार बार दोहराया गया। जनरल बाय अपने दर्शकों की प्रतिक्रिया देखकर खुशी से झूम उठे। इन 2 दिनों में उनके लाइव स्ट्रीम रूम में दर्शकों की संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई थी। ये बहुत ज्यादा वृद्धि सामान्य रूप से होने वाली छोटी मोटी वृद्धि नहीं थी। वह राष्ट्रीय नंबर 1 मार्शल आर्ट प्रतियोगिता और वांग टेन की लहर पर सवार थे, लेकिन अगर वह नए दर्शकों में से 1/3 को अपने प्रशंसक के रूप में बनाए रखने में कामयाब रहे, तो यह उनके लिए एक शानदार लाभ होगा। इसके अलावा उनकी टिप्पणी शैली भी अनूठी थी, जिसके कारण उन्हें अतीत में काफी लोकप्रियता हासिल हुई। यही कारण है कि 1/3 सुरक्षित अनुमान था। मार्शल आर्ट लाइव स्ट्रीम के दौरान 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, कमेंटेटर की शैली आकर्षक होनी चाहिए, और दूसरा, मार्शल आर्ट प्रतियोगिता दिलचस्प होनी चाहिए। जनरल बाय ने सही समय पर अवसर का लाभ उठाया। उनमें लोकप्रियता में उछाल लाने की क्षमता थी। इस समय कमेंटेटर झांग जून की आवाज ड्रैगन के den में गूंज उठी। मैंने अभी क्या देखा? वांग टेंग ने अपनी ईंट का इस्तेमाल एक और जीत हासिल करने के लिए किया। ओह माय, ये नाटकीय है। माफ करें, लेकिन मैं उसकी चाल से कुछ भी नहीं बता सकता। उसकी असली ताकत क्या है? वह कितना मजबूत है? क्या ये किस्मत है? ईमानदारी से, मैं उसके भविष्य के मैचों का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। मुझे अचानक महसूस हुआ कि वांग टेंग एक काला घोड़ा हो सकता है। सु शियाओ ने मुस्कुराते हुए टिप्पणी की। देखो और इंतजार करो। दर्शकों के स्टैंड की दूसरी मंजिल पर यान कान को अपने गालों में दर्द महसूस हुआ। मैच से पहले उसने दावा किया था कि शिहुई जरूर जीतेगी। अब वह बुरी तरह हार गया। फिर से। क्यों? यहाँ तक कि उनके विश्वविद्यालय के शीर्ष 3 सदस्य भी वांग टेन की बराबरी नहीं कर सके। ये लड़का अजीब था। बहुत अजीब बात है। कई लोगों ने कुछ नोटिस किया, लेकिन वे अपने विचारों की पुष्टि नहीं कर सके। एड्स बाय पब फ्यूचर। वे वांग टेन की साधना का स्तर देखना चाहते थे, लेकिन वे वांग टेन के शरीर में एक औंस भी शक्ति नहीं देख पाए। उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो गए। दूसरे यूनिवर्सिटी प्रिंसिपलों को यान कान पर दया आ गई। अगर यह एक सामान्य मैच होता, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह हार भी जाता। वह अपने प्रतिद्वंद्वी से कमजोर था, इसलिए उनके पास कहने को कुछ नहीं था। हालांकि जिनेलिन यूनिवर्सिटी ने 2 प्रतिभाशाली छात्रों को भेजा, और वे दोनों इस धूर्त छोटे लोमड़ी वांग टेंग से मिले, जिसने लगातार 2 बार उनके चेहरे पर ईंट से वार किया। ये वाकई थोड़ा शर्मनाक था। अगर ऐसा दोबारा हुआ, तो जिनेलिन यूनिवर्सिटी इस प्रतियोगिता का मजाक बन सकती है। पेंग युवानशान ने यान कांग को अब और परेशान करने की हिम्मत नहीं की। उसे लगा कि यान कांग एक टिक टिक करता बम है। अगर उसने उसे गलत तरीके से छेड़ा, तो वह किसी भी समय फट सकता है। ऐसे समय में अपनी किस्मत आजमाना बेहतर नहीं है। वह अपनी खुशी अपने तक ही सीमित रखेगा। दूसरी तरफ जू वॉन्टोब को और भी ज्यादा दोषी महसूस हुआ। उसने लिन चौहान को दयनीय नजर से देखा और विनती की, चौहान, प्रतियोगिता के बाद मुझे तुम सबका इलाज करने दो। मुझे वांग टेन से अपनी पिछली गलतियों के लिए माफी मांगनी होगी। मैं युवा और अपरिपक्व थी। अब मुझे अपनी गलतियां पता हैं। तियान शियाओ ने अपने पेट को दबाया और हंस पड़ी। अपनी तीखी जुबान वाली रूममेट को हारते देखना आसान नहीं था। लिन चौहान हंसी और आंसुओं के बीच फंस गई थी। उसने जल्दी से अपनी रूममेट को सांत्वना दी। ठीक है,
मैं उसे प्रतियोगिता के बाद भोजन के लिए बुलाऊंगी और तुम्हारी मध्यस्थ बनूंगी। वादा, जू वोंटोग ने तुरंत पूछा। हाँ, वादा करता हूँ। लिन चुहान अवाक रह गया। वांग टेंग ने प्रतियोगिता में भाग लेने के अलावा कुछ नहीं किया। उसे शायद ये भी याद न हो कि उसकी रूममेट ने पहले क्या कहा था, लेकिन फिर भी वह उससे डरती थी। शू वोंटोग हमेशा से एक साहसी महिला रही थी, लेकिन इस बार वह एक स्टील प्लेट से टकरा गई थी। अखाड़े के नीचे जी शियमिंग और रेन किंगकॉन भी वांग टेंग का मैच देख रहे थे। हालांकि वे थोड़े तिरस्कारपूर्ण लग रहे थे। जी शियमिंग के पास खड़े द फर्स्ट यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने कहा, ये वांग टेंग काफी शक्तिशाली लगता है। फर्स्ट यूनिवर्सिटी के एक अन्य प्रतिभागी ने कहा, वह अपने प्रतिद्वंद्वी को एक ही चाल में हरा सकता है। ये केवल किस्मत नहीं है, वो सिर्फ दर्शकों को खुश करने के लिए खेल रहा है। जी जियोमिंग ने शांति से उनकी चर्चा सुनते हुए कहा। उसने आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। बेशक उसकी तुलना आपसे नहीं की जा सकती। सब लोग हंस पड़े। रेन किंगकॉन की तरफ से भी लोग वांग टेंग पर इसी तरह की टिप्पणी कर रहे थे, खासकर तब जब उनमें से कई लोग जानते थे कि वांग टेंग जिक्सन मार्शल हाउस में शामिल हो गए थे। लीटिंग मार्शल हाउस और जिक्सन मार्शल हाउस हमेशा से ही एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी रहे हैं। वांग टेंग भले ही इस बार जिक्सन मार्शल हाउस का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हों, लेकिन अगर वे उनसे लड़ते हैं तो वे दूसरों को दो मार्शल अकादमियों की तुलना करने से नहीं रोक पाएंगे। मैंने सुना है कि वांग टेंग ने एसएसएस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, किसी ने अचानक कहा। एसएसएस अनुबंध? अन्य लोगों ने आश्चर्य से कहा। यह उच्चतम श्रेणी का अनुबंध है। ऐसा लगता है कि जिक्सन मार्शल हाउस को उससे बहुत उम्मीदें हैं। रेन किंगकॉन की निगाहें एक पल के लिए झपकी और फिर शांत हो गईं। भाई किंगकॉन, आप वांग टेंग के बारे में क्या सोचते हैं? किसी ने मुड़कर रेन किंगकॉन से पूछा। उसकी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है, वह सिर्फ एक जोकर है। उसके होठों के किनारे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था कि वह वांग टेंग को नीची नजर से देख रहा था, या यूं कहें कि उसे उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। यह आदमी क्रोधित करने वाला है। मैदान में स्थिति हर मिनट बदलती रही। वांग टेंग का मैच खुशी और मौज मस्ती से भरा था, लेकिन कुछ क्षेत्रों में खून खराबा और क्रूरता भी थी। इन सभी चित्रों को बड़ा करके कार्यक्रम स्थल के मध्य में लगी बड़ी स्क्रीन के माध्यम से दर्शकों को दिखाया गया। इस समय एक अखाड़े में एक अलोकप्रिय युवा मार्शल योद्धा, जो किसी प्रसिद्ध संस्थान से नहीं आया था, भयंकर रूप से लड़ रहा था। उसका प्रतिद्वंद्वी निंग सिटी विश्वविद्यालय का एक छात्र था। निंग सिटी विश्वविद्यालय दक्षिण में स्थित था और ये देश के शीर्ष 20 विश्वविद्यालयों में से एक था। इस छात्र ने पहले भी वास्तविक युद्ध का अनुभव किया था। वह कोई युवा और नाजुक नौसिखिया नहीं था। वैसे भी नए लोग इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेंगे। यह एक गहन संघर्ष था। आप सोच सकते हैं कि यह सिर्फ डिंग रोंग और कै जिनपिंग के बीच की लड़ाई है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ये स्वशिक्षित मार्शल योद्धाओं और विश्वविद्यालय प्रशिक्षित मार्शल योद्धाओं के बीच का मुकाबला भी है। बहुत से लोग इस मैच को देख रहे हैं। हमेशा से स्वशिक्षित मार्शल योद्धाओं और विश्वविद्यालय प्रशिक्षित मार्शल योद्धाओं के बीच हमेशा एक प्रतिस्पर्धी रिश्ता रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि विश्वविद्यालय से प्रशिक्षित मार्शल योद्धा बहुत ज्यादा संसाधन लेते हैं। ये स्वशिक्षित मार्शल योद्धाओं के लिए अनुचित है। दूसरे कहते हैं कि यह वास्तविकता है। योग्यता मार्शल योद्धाओं की आवाज होती है। योगदान के मामले में विश्वविद्यालय से प्रशिक्षित मार्शल योद्धा ज्यादा योगदान देते हैं, भले ही उनके पास ज्यादा संसाधन हो। वे इसके हकदार हैं। कुल मिलाकर यह एक चल रही बहस है जिसका अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। दर्शक खो गए थे। मार्शल योद्धाओं योगदान, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि युद्धरत योद्धाओं को उच्च दर्जा और बेहतरीन सुविधाएं प्राप्त होती हैं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा कि उन्हें ये विशेषाधिकार क्यों दिए गए। अब ऐसा लगता है कि जनता के लिए कई बातें अज्ञात थीं। ठीक है, प्रतियोगिता पर वापस जाते हुए हम देख सकते हैं कि डिंग रोंग और कै जिनपिंग बराबरी पर हैं। कमेंटेटर के शब्दों के बाद इन दो युवा लड़कों के बीच मुकाबला अंतिम चरण में पहुंच गया। डिंग रोंग के हाथ में एक युद्ध ब्लेड था। उसका हर वार तेज और क्रूर था। कै जिनपिंग को उसकी चालाक चालों के कारण दबा दिया गया। कै जिनपिंग का हथियार एक भाला था और उसने इसका इस्तेमाल डिंग रोंग के ब्लेड को दूर गिराने के लिए किया। भाला एक सांप की तरह था जो अपने बिल से बाहर निकल रहा था। इसने डिंग रोंग के दिल पर वार किया।
डिंग रोंग ने अपना शरीर झुकाया और कै शिनपिंग के गले पर अपना ब्लेड मार दिया, इससे पहले कि वह अपना भाला वापस ले पाता। कै जिनपिंग के सिर पर रोंगटे खड़े हो गए। उसने सहज रूप से एक कदम पीछे हट लिया। स्लैश! ब्लेड की चमक उसकी गर्दन से कुछ इंच दूर हवा में फैल गई। ब्लेड की तेज आभा ने उसकी त्वचा को काट दिया और उसके गले से खून रिसने लगा। अपनी गर्दन पर चोट महसूस करते ही कै जिनपिंग को ठंडा पसीना आ गया। यदि वह थोड़ा भी धीमा होता तो उसका सिर काट दिया जाता। एड्स बाय पब फ्यूचर। डिंग रोंग ने जरा भी हिम्मत नहीं हारी और उसकी ओर बढ़ गया। उनके हथियार टकराते रहे, गोलियां चलती रहीं। हर जगह संदूक थे। कै जिनपिंग पहले से ही थक चुका था। वह अपने प्रतिद्वंद्वी के हमले को रोकने के लिए अपना भाला उठाता रहा। कंपन से उसके हाथ सुन्न हो गए थे और उसकी त्वचा फटने लगी थी। कुछ समय बाद कै जिनपिंग को आखिरकार एक मौका मिल गया। उसने डिंग रोंग को पीछे धकेल दिया और अपना भाला फेंक दिया। डिंग रोंग न केवल दूसरों के प्रति कठोर था, बल्कि वह खुद के प्रति भी क्रूर था। कै शिनपिंग के हमले का सामना करते हुए उसने बस अपना शरीर झुकाया और भाले को अपनी छाती में घुसने दिया। उसकी एक पसली की हड्डी टूट गई। कै जिनपिंग ने अपना भाला वापस खींचना चाहा, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि डिंग रोंग ने उसे उसकी बगल में दबा लिया था। डिंग रोंग ने भयंकर मुस्कान के साथ अपनी युद्ध तलवार बाहर फेंकी। स्लैश! कै जिनपिंग ने अपना हाथ पीछे खींचकर भाला छोड़ना चाहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल हवा में ताजा खून बहने लगा, साथ ही पीड़ा की चीख भी। बड़े पर्दे के माध्यम से दर्शक इस दृश्य को स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे। डिंग रोंग ने कै जिनपिंग की बांह काट दी थी। उसका खून कम से कम 3 मीटर दूर तक फैला था। यह एक भयानक दृश्य था। हार मान लो। निम सिटी यूनिवर्सिटी के एक नेता ने दर्शक दीर्घा की दूसरी मंजिल से हमला बोला। हालांकि डिंग रोंग को इसकी परवाह नहीं थी। उसने कै जिनपिंग की छाती पर लात मारी, जबकि वह दर्द से चिल्ला रहा था। कै जिनपिंग मैदान से उड़ गया। जज ने जल्दी से डिंग रोंग की जीत की घोषणा कर दी। बगल में खड़े चिकित्साकर्मी दौड़े दौड़े आए। अगर उसे समय रहते बचा लिया जाता तो शायद वह अपना हाथ बचा पाता। दूसरी मंजिल पर निंग सिटी यूनिवर्सिटी के नेताओं के चेहरे पर उदासी थी। वे नाक भान सिकोड़ रहे थे, लेकिन कुछ नहीं बोल रहे थे। सब लोग हैरान थे, आखिर ये कैसे हुआ? क्या राष्ट्रीय नंबर 1 मार्शल आर्ट प्रतियोगिता एक खेल प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए? ये घटना इतनी हिंसक और खूनी कब हो गई? कई लोगों को इसका कारण समझ में नहीं आया और इस कारण भारी हंगामा हुआ। अंत में टिप्पणीकार की आवाज गूंजी, एक मार्शल योद्धा की लड़ाई ऐसी ही होनी चाहिए। मार्शल योद्धा कठिन रास्ते पर चलते हैं। मार्शल आर्ट प्रतियोगिता कोई प्रदर्शन नहीं है, यह एक वास्तविक युद्ध है। ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि मार्शल योद्धाओं को कई खतरों का सामना करना पड़ता है। एक बार जब वे इस प्रतियोगिता से बाहर निकलेंगे तो उन्हें जीवन की क्रूरता का सामना करना पड़ेगा। कमेंटेटर की बातें सुनकर दर्शक भ्रमित हो गए। कुछ लोग हैरान थे, जबकि कुछ को कुछ समझ में ही नहीं आया। बहरहाल, चाहे जो भी हो, प्रतियोगिता जारी रहनी ही थी। इसके बाद की प्रतियोगिताएं और भी अधिक तीव्र थीं। दर्शकों ने बड़े पर्दे पर कई त्रासद नाटक देखे। स्क्रीन पर लोग खून से लथपथ थे या उनके हाथ पैर टूटे हुए थे। दर्शकों के चेहरे डर से पीले पड़ गए और ड्रैगन्स डैन के ऊपर आसमान में कोलाहल मच गया। ये तो बस एक प्रतिस्पर्धा थी, उन्हें इतनी क्रूरता क्यों करनी पड़ी? एड्स बाय पब फ्यूचर। ये कब जीवन मरण संघर्ष में बदल गया। हर कोई अवाक था। इन तस्वीरों के प्रभाव ने उन्हें अवाक कर दिया था। अतीत में उन्हें मार्शल योद्धाओं के बारे में सीमित जानकारी थी। मार्शल योद्धाओं के बारे में जानकारी का उनका एकमात्र स्रोत इंटरनेट था। हालांकि मार्शल योद्धाओं के बारे में कई खूनी दृश्य या यहां तक कि समाचार भी प्रतिबंधित सामग्री थे। आम नागरिकों की उन तक पहुंच नहीं थी। लेकिन अब प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। उदाहरण के लिए, आम लोगों को राष्ट्रीय नंबर 1 मार्शल आर्ट प्रतियोगिता देखने की अनुमति दी गई है ताकि वे व्यक्तिगत रूप से इन भयावह दृश्यों को देख सकें। इसका उद्देश्य सभी को ये बताना था कि एक मार्शल योद्धा क्या दर्शाता है। ये बहुत डरावना है। तियान जियाओ का चेहरा सफेद पड़ गया और उसने खुद से कहा, और क्या यह असली मार्शल योद्धाओं की दुनिया है? जू वॉन्टोग ने कहा। तियान शियाओ ने चुपचाप जू वॉन्टोग को देखा। फिर उसने लिन चुहान की ओर देखा और आश्चर्यचकित हो गई। चुहान, क्या तुम्हें ये डरावना नहीं लगता?
मेरे पिता एक मार्शल योद्धा थे, लिन चुहान ने दांत पीसते हुए जवाब दिया। तियान शियाओ और जू वोंटोव दंग रह गए। उन्हें लगा कि लिन चुहान एक साधारण परिवार से आए हैं। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके पिता एक मार्शल योद्धा थे। उसने पहले इसका जिक्र क्यों नहीं किया? लिन चुहान के हाव भाव देखने से पहले उन्होंने एक दूसरे को देखा। अंत में उन्होंने आगे जांच नहीं की। उसी समय दर्शकों के स्टैंड के दूसरी तरफ वांग शेंगुओ और ली जिमेई चुप हो गए। वे जानते थे कि मार्शल योद्धाओं की दुनिया खतरों से भरी थी, लेकिन आज की प्रतियोगिता के बाद उन्हें इसकी गहरी समझ थी। अब उन्हें युद्धरत योद्धाओं के आकर्षक दिखावे के पीछे की कड़वी सच्चाई समझ में आ गई। खून, क्रूरता, मौत, ये कठोर शब्द उनके दिमाग में कौंध गए। जब उन्होंने फिर से वांग टेन की आकृति को देखा तो उनकी निगाहें चिंता से भर गईं। हालांकि वांग टेन को इन दृश्यों की आदत थी। उसने इससे भी बदतर लड़ाइयों का अनुभव किया था। उनकी तुलना में अखाड़ों में क्रूरता कुछ भी नहीं थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। मैच खत्म होने के बाद वांग टेन फिर से आराम करने के लिए वापस आया। वह एक कोने में बैठ गया और चुपके से ड्रैगन डैन के आसपास बिखरे सभी विशेषता बुलबुले इकट्ठा कर लिए। अग्नि बल तारांकन 10, जल बल तारांकन 5, आत्मज्ञान 1-2, धातु तलवार उपस्थिति 10। धातु की तलवार की मौजूदगी। वांग टेंग ने खुद से सोचा। इस विशेषता बुलबुले ने उसका ध्यान खींचा था। यह तलवार की उपस्थिति का एक और गुण था। वांग टेंग के पास पहले से ही धातु की तलवार की मौजूदगी थी, लेकिन ये सिर्फ 7वें स्तर पर थी। वह अभी भी अपनी धातु की तलवार की चेतना को जागृत करने से कुछ दूरी पर था। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि प्रतियोगिता में उन्हें तलवार की यह ताकत मिलेगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। विशेषता बुलबुला इकट्ठा करने के बाद उसे महसूस हुआ कि उसे अपनी धातु तलवार की उपस्थिति के बारे में गहरी समझ थी। क्या और भी है? वांग टेंग ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति के मार्ग पर वापस जाकर वह अखाड़ा ढूंढ निकाला जहां से धातु की तलवार की उपस्थिति आई थी। उसने उस दिशा में देखा और अखाड़े में एक जानी पहचानी आकृति को युद्ध करते देखा। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उनकी वरिष्ठ बहन वान बाकियू थी। इस यात्रा के दौरान वांग टेंग हानझू, वान बाकियू और अन्य वरिष्ठों से परिचित हो गया था। इसलिए जब उसने उसका मैच देखा तो वह उसे देखने के लिए रुक गया। धातु की तलवार की उपस्थिति वान बैकू के प्रतिद्वंद्वी से आई थी। वांग टेंग को इस युवक के बारे में कुछ जानकारी थी। वह कियानयुवान संप्रदाय का युवा गुरु झाओ युवानवु था। एक हाथ में लंबी तलवार थामे हुए उसने एक भयंकर धातु की तलवार की उपस्थिति का प्रदर्शन किया। सुनहरी तलवार की आभा की किरणें हवा में एक दूसरे में समा गईं और वान बैकवेउ पर एक विशाल जाल की तरह फैल गईं, जिससे उसके शरीर पर खूनी घाव हो गए। वांग टेंग अपनी भौहें सिकोड़े बिना न रह सका। वान बैकुई झाओ युवानवु के मुकाबले में नहीं था। हालांकि उसकी बड़ी बहन एक स्वाभिमानी महिला थी। इस स्तर पर भी उसने हार मानने से इनकार कर दिया। झाओ युवानवु पहले से ही 5 सितारा सैनिक स्तर पर है। वरिष्ठ बहन के जीतने की कोई संभावना नहीं है। वांग टेंग ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। उसने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि का उपयोग करके झाओ युवानवु के साधना स्तर का अवलोकन किया। अखाड़े में झाओ युवानवु भावशून्य रहे और शांति से बोले, हार मान लो। वान बैकवेउ ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसके हाथ में लंबा चाबुक पानी की लहरों की तरह चमक रहा था जब उसने उसे चारों ओर घुमाया। जब उसने झाओ युवानवु पर चाबुक फेंका तो यह अजगर की आकृति बन गया। नोव एल बी JNN। तुम अपने आप को बहुत ज्यादा आंकते हो। झाओ युवानवु ने व्यंग्य किया। उसकी तलवार की नोक पर चमकदार सुनहरी किरणें इकट्ठी हो गईं। उसने अपनी तलवार निकाल ली। अजगर का सिर तुरंत ही धड़ से अलग कर दिया गया। वान बैकवेउ का लंबा चाबुक उसके हमले से 2 टुकड़ों में कट गया। झाओ युवानवु ने अपना विजयी अभियान जारी रखा और एक और हमला किया। वान बैकवेउ चौंक गई। उसने जल्दी से बचाव किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसके पास अपनी सेना के साथ एक रक्षात्मक दीवार खड़ी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हमला एक तेज रफ्तार ट्रक की तरह बैरियर से टकराया। उसके होठों से खून टपकने लगा और वह तेजी से पीछे की ओर उड़ गई। टकराना। वान बैकवेउ जमीन पर जोर से गिरी। उसने फिर से खून की उल्टी की। उसकी आभा कमजोर थी और वह उठ नहीं पा रही थी। निराशा उसकी आंखों के सामने से गुजर रही थी। उसने अपना मुंह खोला और हार स्वीकार करना चाहा। मैं स्वीकार करती हूँ। 11। धमाका। अप्रत्याशित रूप से किसी ने उसकी पीठ पर लात मारी।
छींटे। वान बैक्यू पीछे झुक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसके मुंह से बेकाबू होकर खून बहने लगा। झाओ युवानवु, हान झू और दूसरे लोग भी मैच देख रहे थे। जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने झाओ युवानवु को खंजर की तरह घूरा। उसने अभी तक हार स्वीकार नहीं की है। झाओ युवानवु ने उन्हें देखते हुए मुस्कुराया। उसने अपना पैर उठाया और फिर से वान बैक्यू पर कदम रखा। धमाका। वान बाकियू को खून की उल्टी हुई और वह बेहोश हो गया। बेकार। झाओ युवानवु ने तिरस्कार से मुस्कुराया। उसके मन में सुंदर लिंग के लिए कोई कोमल भावना नहीं थी। इसके बजाय उसने वान बैक्यू की पीठ पर अपने जूते पोंछे और ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें अपनी इस छोटी सी योग्यता के साथ पहले ही हार मान लेनी चाहिए थी। तुमने मेरा समय क्यों बर्बाद किया? तुम तो बस पिटाई के लिए कह रहे थे। कमीने। उसके शब्दों ने अन्य छात्रों के दिलों में क्रोध की ज्वाला भड़का दी। वान टेंग भी धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ और आंखें सिकोड़ लीं। उसकी आंखों में एक क्रूर चमक थी। यह आदमी बहुत क्रोधित करने वाला है। झाओ युवानवु सभी प्रथाओं से पागल हो गया है। जब वान बाकियू बुरी तरह घायल हो गई और उसने अपनी लड़ने की सारी क्षमता खो दी, तो जज ने झाओ युवानवु को विजेता घोषित कर दिया। डॉक्टर भागकर आए और वान बाकियू को इलाज के लिए ले गए। दर्शकों ने बड़ी स्क्रीन के माध्यम से सब कुछ देखा। उन्होंने गुस्से में टिप्पणी की, झाओ युवानवु अमानवीय है। वह एक महिला के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है? वह बर्बर है। वह महिला हार स्वीकार करना चाहती थी। वह ऐसा कैसे कर सकता है? झाओ युवानवु के बारे में सभी की धारणा बहुत खराब हो गई। वे उसके घृणित कार्यों के कारण उससे घृणा करने लगे। हालांकि झाओ युवानवु को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह शांति से सभी की निगाहों के सामने अखाड़े से नीचे चला गया। हुआंग हाई सैन्य अकादमी के सभी छात्र वान बाकियू को देखने गए, सिवाय हान झू और वान टेंग के, जो घटनास्थल पर ही रहे। हान झू ने एक कदम आगे बढ़ाया और झाओ युवानवु का रास्ता रोक दिया। झाओ युवानवु ने उदासीनता से उसकी ओर देखा। हटो। उसके पास लड़ाई जारी रखने की ऊर्जा नहीं थी। आपको उसे इतनी बुरी तरह से घायल क्यों करना पड़ा? हान झू ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली और अपने दांतों से शब्द निकाले। हम्फ। झाओ युवानवु ने नाक में दम कर दिया। हान झू के सवाल पूछने पर भी वह भाव शून्य रहा। उसने तिरस्कार से कहा, उसे बुरी तरह घायल कर दोगे? क्या तुम हमेशा इतने भोले होते हो? मैं इतना दयालु था कि उसकी जान नहीं ली। अगर यह युद्ध होता तो उसकी जान की परवाह कौन करता? अगर वह इतनी शक्तिशाली नहीं है तो उसे शुरू में ही हार स्वीकार कर लेनी चाहिए थी। जिद्दी होने का क्या मतलब है? तुम्हें उसे वास्तविकता समझने में मदद करने के लिए मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम। हान झू गुस्से से अवाक हो गया। ये व्यक्ति अपमानजनक था। बेशर्म। एड्स बाय पब फ्यूचर। दुस्साहसी। हान झू को पहले कभी किसी पर इतना गुस्सा नहीं आया था। वह अपने दिल में गुस्से को नियंत्रित नहीं कर सका और यह फटने वाला था। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? झाओ युवानवु ने हान झू को देखा और मुस्कुराया। तुम कोशिश कर सकते हो। हान झू अपना आपा खोने की कगार पर था। उसके शरीर से ताकत निकलकर उसकी मुट्ठियों पर जमा हो गई। झाओ युवानवु ने अपना सिर नीचे किया और हान झू की मुट्ठियों को घूरने लगा। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। हम आगे बढ़ते हुए एक दिन अखाड़े में मिलेंगे। हान झू के पीछे अचानक एक शांत आवाज सुनाई दी। उसी समय किसी ने हान झू के कंधे पर अपना हाथ रखा। वान टेंग। हान झू ने अपना संयम वापस पा लिया और उसके हाथों में मौजूद बल धीरे धीरे खत्म हो गया। मैं तुम्हें जानता हूँ। झाओ युवानवु ने मुड़कर वान टेंग की ओर देखा। वह शांति से मुस्कुराया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम टूर्नामेंट में आगे बढ़ते रहोगे? हम। कौन जानता है? वान टेंग ने बेपरवाही से जवाब दिया। झाओ युवानवु ने कुछ सेकंड के लिए वान टेंग को घूरते हुए कहा, अगर मैं प्रतियोगिता के दौरान तुमसे मिलूंगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारी छोटी छोटी चालें कुछ भी नहीं है। अपनी बात खत्म करने के बाद वह उन दोनों के पास से चला गया। वान टेंग और हान झू ने उसे नहीं रोका, बल्कि जाते समय उसकी पीठ को घूरते रहे। फिर वे वान बाकियू को देखने के लिए विश्राम क्षेत्र में लौट आए। झाओ युवानवु से निपटना आसान नहीं है, हान झू ने चलते समय गंभीरता से वान टेंग से कहा। हाँ। वान टेंग ने सिर हिलाया। हालांकि उन्होंने आगे कोई टिप्पणी नहीं की। हालांकि झाओ युवानवु घमंडी था, लेकिन वान टेंग उससे डरता नहीं था। आखिरकार वो उससे ज्यादा शक्तिशाली था। अगर वे वास्तव में अखाड़े में मिले तो झाओ युवानवु को ही सताया जाएगा।
वे जल्द ही अस्पताल पहुंच गए। पेंग युवानशान और अन्य प्रमुख साथ ही छात्र भी वहां मौजूद थे। चिकित्सा कर्मियों ने पहले ही उपचार समाप्त कर दिया था। वान बाइको अभी भी बेहोश थी और उसकी चोटें गंभीर लग रही थीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह कमीना, वह इतना दुष्ट कैसे हो सकता है? उनकी टीम की एक अन्य युवती ने गुस्से में शिकायत की। वह एक ढीठ आदमी है। उसने ये जानबूझकर किया, हान झू ने कहा। हालांकि वह शक्तिशाली है, डू यू ने सोच विचार कर कहा। उसके बाद कमरे में सन्नाटा छा गया। अचानक पेंग युवानशान ने अपना मुंह खोला और पूछा, हान झू, क्या आपको विश्वास है कि अगर आप उससे लड़ेंगे तो आप जीत जाएंगे? राष्ट्रपति। हान झू ने राष्ट्रपति पेंग की ओर देखा और गंभीरता से उत्तर दिया, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। अच्छा, हुआंगहाई को शर्मिंदा मत करो। पेंग युवानशान ने सिर हिलाया। फिर वह दूसरे सिरों के साथ चला गया। दोपहर में मैचों की सूची स्क्रीन पर प्रदर्शित की गई। वांग टेंग ने इसे स्कैन किया और अपना नाम देखा। उसने अपना सिर हिलाया क्योंकि उसका प्रतिद्वंद्वी झाओ युवानवु नहीं था। कितनी अफसोस की बात है। उसने चुपके से आह भरी। उसने सूची में झाओ युवानवु का नाम ढूंढा। अचानक उसकी नजर रुक गई। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल सी हुई। झाओ युवानवु बनाम हान झू। वह झाओ युवानवु से नहीं मिले, लेकिन हान झू उनसे मिले। हान झू की योग्यता, ये थोड़ा मुश्किल है। वांग टेंग ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और फिर से आह भरी। अपनी आध्यात्मिक दृष्टि की मदद से वह जानता था कि हान झू 5 सितारा सैनिक स्तर पर था। हालांकि वह अभी भी झाओ युवानवु से कुछ दूरी पर था। इसके अलावा झाओ युवानवु कियान युवान संप्रदाय के युवा गुरु थे। उनकी पृष्ठभूमि और नींव मजबूत थी। हान झू इस पहलू में जीत नहीं सकते थे। वे केवल अपनी युद्ध क्षमता पर ही भरोसा कर सकते थे। वांग टेंग गहरी सोच में डूबा हुआ अपने अखाड़े की ओर जा रहा था। इस बार उसका प्रतिद्वंद्वी था प्रथम विश्वविद्यालय से एड्स बाय पब फ्यूचर, और वह एक महिला थी। इसने सबका ध्यान खींचा। क्या वांग टेंग अपनी जीत का सिलसिला जारी रख पाएंगे? उसका अगला प्रतिद्वंद्वी फर्स्ट यूनिवर्सिटी से था। उसकी जानकारी के अनुसार वह यूनिवर्सिटी में शीर्ष 5 मार्शल योद्धाओं में से एक थी। जनरल बाई ने अपना कैमरा फिर से वांग टेंग के अखाड़े की ओर घुमाया। उन्होंने अपने दर्शकों से फुसफुसाते हुए कहा, मेरे प्यारे बॉस, आपको कौन ज्यादा मजबूत लगता है, फर्स्ट यूनिवर्सिटी से माओ ना या वांग टेंग? स्क्रीन पर अलग अलग जवाब तैर रहे थे। फर्स्ट यूनिवर्सिटी बहुत शक्तिशाली है। मुझे उम्मीद है कि वांग टेंग फिर से जीतेंगे, लेकिन यह उनके लिए एक मुश्किल मैच हो सकता है। किसी कारण से मुझे लगता है कि वांग टेंग जीत जाएगा। ईंट पागल, अजय उपस्थिति। हा, ईंट पागल। जनरल बाई के मन में अचानक एक विचार आया। उसने फिर पूछा, अगर मेरा मतलब है कि अगर वांग टेंग माओना से ज्यादा ताकतवर है, तो क्या आपको लगता है कि वह उस पर अपनी ईंट का इस्तेमाल करेगा? उसके सवाल से सभी लोग दंग रह गए। ईंट का उपयोग करें? जनरल, क्या आप शैतान हैं? तुम्हारे भाग्य में अविवाहित रहना लिखा है। तुम एक औरत को ईंट से कैसे मार सकते हो? तुम्हारे मन में ऐसा विचार क्यों आया? वह इस खूबसूरत युवती को कैसे मार सकता है? भले ही वह उससे ज्यादा ताकतवर हो, फिर भी वह उसका ख्याल रखेगा। कौन जानता है, क्या तुम झाओ युवानवु को भूल गए हो? क्या होगा अगर वांग टेंग भी उसकी तरह मार्शल आर्ट का दीवाना हो? ये सच है, वह पागल है। कियान युवान संप्रदाय के विश्राम क्षेत्र में बैठे झाओ युवानवु को अचानक छींक आ गई। वह अपने दिल में उलझन महसूस करने लगा। लाइव स्ट्रीम रूम में दर्शक लगातार अनुमान लगा रहे थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि उनकी दिलचस्पी बढ़ गई थी। वे वांग टेंग के आगामी मैच का इंतजार कर रहे थे। जज ने सीटी बजाए और मैच आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। माओ ना धीरे धीरे मैदान में घूम रही थी। उसके दोनों हाथों में खंजर था। खंजरों की धारें ठंडी चमक बिखेर रही थीं, जबकि उसकी अपनी निगाहें शांत और गहरी थीं। वह एक आत्मा की तरह लग रही थी। वांग टेंग अपने स्थान पर इत्मीनान से खड़ा था और दिलचस्पी से माओ ना को देख रहा था। यह महिला कमजोर नहीं थी।